नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की आपका प्रोग्राम। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। प्रोग्राम में हाजिर है आपके सामने हमारे मेहमान भी, विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। सर, बहुत स्वागत आप सभी का। आज फिर एक बार बड़ी खबरों का दिन है और सबसे बड़ी खबर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार आज लोकसभा में 4 बिल पेश करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में ये बिल पेश करेंगे, जिसमें 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025, ये 3 बिल हैं इसके अंदर। अब इन बिलों में प्रावधान है कि अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री, प्रधानमंत्री भी, मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार किए जाते हैं जिसमें कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान हो, और ऐसे मंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों को 30 दिन अगर कोई भी एजेंसी, पुलिस अपनी हिरासत में 30 दिन से ज्यादा रखती है तो 31वें दिन उन्हें अपने पद से हटा दिया जाएगा। मतलब वो पहले या तो इस्तीफा दे दें, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो 31वें दिन कस्टडी में उनकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी, उनका पद अपने आप खत्म हो जाएगा। खास बात यह है कि यह नियम देश के प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री पर, सारे केंद्रीय मंत्रियों पर लागू होगा। अभी तक के नियमों में किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के गिरफ्तार हो जाने पर, उसके जेल जाने पर, उसके इस्तीफे का कोई प्रावधान नहीं है। आप सही सोच रहे हैं कहां से यह कानून निकला है, उसके आगे बात करेंगे। हालांकि इस बिल को आज पास नहीं कराया जाएगा, यह संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया जाएगा। अब हमारे सामने कम से कम 2 ऐसे उदाहरण तो हैं जिससे इस बिल के महत्व को समझा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में 156 दिन वो तिहाड़ जेल में रहे, लेकिन उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, बहुत बाद में दिया। इसी तरह तमिलनाडु के मंत्री थे सेंथिल बालाजी, ये 8 महीने तक जेल में रहे लेकिन मंत्री बने रहे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा। अब ये अलग अलग बिल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देश में अलग अलग प्रावधान है यूनियन टेरिटरीज को लेकर के। एक बिल केंद्रीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री जिसमें होंगे, और राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री उनके लिए होगा। दूसरा दिल्ली की जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए अलग से बिल आएगा, और ऐसे ही जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के लिए तीसरा अलग से बिल लाया जाएगा जिसके अंदर ये प्रावधान होगा। तो ये इस वक्त की, आज की सबसे बड़ी खबर है और इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि इस सरकार ने चुनी हुई सरकारों को परेशान करने और बर्खास्त करने के नए तरीके, नए हथकंडे ईजाद कर लिए हैं। करेंगे क्या? ये एजेंसी को लगा देंगे पीछे, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां किसी चार्ज में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करो, 30 दिन उनको कस्टडी में रखो, 31वें दिन उसका इस्तीफा अपने आप हो जाएगा। अगर यह कानून बन जाए, अगर यह बिल पास हो जाए तो मोदी सरकार के इस नए बिल पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी एक एक करके सुन लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रियंका गांधी का रिएक्शन लिया गया। प्रियंका गांधी से सवाल पूछा, इस बिल पर आपको क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि सरकार करप्शन के नाम पर अब लोगों को ठगने की कोशिश कर रही है। किसी भी मुख्यमंत्री पर जाकर चार्ज लगा देंगे और बिना दोषी साबित हुए नए कानून के तहत उसकी कुर्सी ये बीजेपी वाले छीन लेंगे। What it basically allows a government to do is to put you don't even have to be convicted. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's there plain for everybody to see. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. तो प्रियंका जी ने कहा ये तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के खिलाफ है। अब संविधान में संशोधन के लिए ही ये बिल आया है। अब दूसरे कांग्रेस के बड़े नेता केसी वेणुगोपाल, इन्होंने यहां से और आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि यह तो ध्यान भटकाने की रणनीति है, एक ड्रैकोनियन कानून है। ये ड्रैकोनियन शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने यह भी कह दिया कि किसी भी सूरत में यह कानून संसद से पास हम होने ही नहीं देंगे। उन्होंने यह भविष्यवाणी भी कर दी कि यह कानून कभी बनेगा ही नहीं, संसद से पास नहीं होगा। फिर यह भी कहा कि एक चुनावी फ्रॉड है और राहुल गांधी जो बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए यह लाया गया है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों से लोगों का ध्यान खींचने के लिए एक नया पैंतरा चला है सरकार ने, और ये बदले की राजनीति को संविधान का जामा पहचान देना चाहते हैं। This is only a diversionary tactics. This is a draconian law. This is not going to pass. This parliament is not going to pass this bill at all.
They want to divert the attention of this entire electoral frauds and this yatra, Bihar yatra, Rahul ji's yatra. Their minimum purpose is only that. Basically, you have to understand this actually is they are trying to constitutionalize the vendetta politics. दो प्रतिक्रिया मेरे पास और है। समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव क्या बोले, असदुद्दीन ओवैसी क्या बोले, मैं भी आपको उनकी बात सुनवाता हूं, लेकिन पहले एक हम यहां भी अपनी चर्चा जो है वो शुरू कर दें। सर, ये कानून, इसकी जरूरत क्या देश को है जो सरकार लाने जा रही है, और विपक्ष ने जो आरोप लगाए, जो आशंकाएं जाहिर की, क्या वो वाजिब है? देखिए, जो हमारा संविधान बना था तो संविधान सभा में जो बहसें हुई और जो हमारे बड़े पुरखे थे उनको ये उम्मीद थी कि प्रोप्राइटी, जो पॉलिटिकल राजनीति में जो सामाजिक नैतिकता होती है जी, उसका ध्यान नेता लोग रखेंगे, और कभी कोई उन पर उंगली भी उठेगी तो वो अपना पद छोड़ेंगे, और खास करके जांच पूरी होने तक पद पे नहीं रहेंगे। ये इसीलिए एक एक्सीडेंट हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया, जबकि उनको कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब और लेकिन अभी हेमंत सोरेन ने दिया इस्तीफा। हाँ, लालू यादव ने दिया, लालू यादव ने दिया था, जयललिता ने दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने एक इतिहास रचा। उन्होंने जेल से ही, पहले उनके मंत्री सत्येंद्र जैन जी जेल में रहे और काफ़ी दिनों तक मंत्री रहे, फिर अरविंद जी जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने भी जेल से ही मुख्यमंत्री रहे। उसका मामला कोर्ट तक गया, लेकिन कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई इस तरह कोई कानून ही नहीं है कि इस्तीफा देना पड़े मंत्री या मुख्यमंत्री को, अगर वो अंडर ट्रायल उसमें अरेस्ट है, जब तक दोष साबित ना हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो, और उन्होंने बराबर इसको कहा। वो तो बहुत बाद में चुनाव के टाइम उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया इस्तीफा वो दे करके। तो इसके बाद ये बहस उठी कि भाई इसका कुछ रास्ता होना चाहिए ना कहीं तो इसका एक वो होना चाहिए नैतिकता, और मुझे लगता है उसी से ये बात उठी और उसके बाद ये बिल लाया गया, जिसके दायरे में प्रधानमंत्री भी हैं, जिसके दायरे में राज्यों के मंत्री हैं, सारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो रखा गया। अब दुरुपयोग की जहाँ तक बात है, ठीक है, दुरुपयोग की आशंका भी गलत नहीं है, कि दुरुपयोग तो कानूनों का होता ही है। अब दहेज कानून का भी दुरुपयोग हो रहा है, दलित एक्ट का भी दुरुपयोग होता है, अभी पॉस्को का भी दुरुपयोग होने के, तो कानूनों का दुरुपयोग होता है, लेकिन कुछ सेफगार्ड्स मुझे लगता है कमेटी को भेजा गया है। देखिए, कानून तो इस तरह का होना चाहिए, इसमें कोई आप सपोर्ट करते हैं इसको, लेकिन एकदम ड्रैकोनियन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई सेफगार्ड्स कुछ ऐसे होने चाहिए जिससे ये हो कि कोई उसका दुरुपयोग, वो जेपीसी को शायद इसीलिए गए, हाँ, कि उसका दुरुपयोग जितना न्यूनतम किया जा सके। ना हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई सरकार अपने विपक्षी के खिलाफ करना भी चाहे तो उसमें बहुत न्यूनतम स्थिति होगी जिसमें कर पाए या ना कर पाए, ये जरूर होना चाहिए। सेफगार्ड तो मिलना चाहिए, लेकिन एकदम कानून ना भी हो, क्योंकि अब तो नेताओं में वो प्रोप्राइटी के लिए कोई लिहाज शर्म बचा ही नहीं। ठीक है, अब सर प्रतिक्रियाएं, और मैं अभी वो सुनाऊंगा, उससे पहले एक संजय हेगड़े जी, एक जाने माने वकील हैं, शायद वकालत छोड़ दी इन्होंने, रिटायर हो गए शायद, हाँ, लेकिन इन्होंने लिखा, दीज बिल्स विल फैसिलिटेट अ 30-day विंडो फॉर अटेम्प्टिंग रिजीम चेंज। मतलब ये 30 दिन की मोहलत, एजेंसी लगाओ, पहले तो किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करो, और फिर 30 दिन आपके पास है, साम दाम दंड भेद, जैसा मनीष सिसोदिया ने कहा था अभी, वो सब लगाओ और एक रिजीम चेंज करने की कोशिश करो। और इससे पुलिस वाले, जज, पॉलिटिकल लोग जो हैं, वो सब लोग जो हैं इसका इस्तेमाल करेंगे, और वकील बड़े अमीर हो जाएंगे इस सब सिलसिले के अंदर। एक टैक्टिकल अरेस्ट बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ दे सकती है इन कानूनों की आड़ में। नहीं, पहला तो ये कि मुझे लगता है, अगर मैं ठीक याद कर रहा हूँ, विजय जी, विनोद जी और समीर जी भी याद दिलाएंगे कि संजय हेगड़े जी वो लोकपाल वाले एक्टिविस्ट हैं जी। अच्छा, ये साहब कह रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री किसी के दायरे में आएगा कि नहीं आएगा, या प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार करता रहे, अपराध करता रहे, कुछ भी हो जाए, वो सबसे ऊपर है, देवता है क्या वो? कानून के दायरे में रहेगा ना। आप कल्पना कीजिए कि इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर गंभीर से गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए, उसको कोई छू नहीं सकता। वैसे छू तो राहुल जी को भी नहीं सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं छू सकता है। और प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम ऐसा कानून लाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री को भी अगर 30 दिन की जेल हो गई तो वो छूट जाएगा, पद नहीं रहेगा। तो अब कोई कह रहा है कि वो पीएम है तो भला उनके खिलाफ कैसे आएगा? अब पता नहीं वो देश के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को जानते हैं या नहीं जानते हैं। अरे भाई, सरकार थोड़ी ना किसी को पकड़ लेगी या कर देगी। आपको लगता है कि मोदी सरकार अपने लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो उसी के लिए बाकायदा हमारे यहां प्रक्रिया है, न्यायालय है, प्रमाण लेके जाइए, पीएम, सीएम, मिनिस्टर सब जेल जाएंगे। ये कहा गया, ये बोला है विपक्ष के लोगों ने भी, 11 साल में ऑपोजिशन के अलावा कौन सा ऐसा सत्ताधारी व्यक्ति है जिसके ऊपर केस हुआ है या जेल गया है कोई? मैं इस पे बार बार एक बात कहता हूं कि चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी।
ये कहो ना कि हमने बेईमानी नहीं की थी, इनका इतनी हिम्मत नहीं होती कि कहें कि हम बेईमान नहीं। वो कहते हैं हम बेईमान हैं, लेकिन हमको बेईमान को पकड़ ले रहे हो, अपना वाला बेईमान बचा ले रहे हो, ऐसा ही कुछ कह रहे हैं ना। तो देश के लोगों को ये समझ में आता है। और विनोद जी ने आज बहुत बड़ी बात कही है। भारत में बहुत सी चीजें, जब हम 1947 में आजाद हुए, फिर लगभग 2 साल शायद संविधान सभा सब करते कराते बनते बनाते जो हुआ, तो वो 2 साल लग गए थे बनने में, कितने, शायद इतने ही दिन ना। उतनी बहस के बाद भी ढेर सारे मुद्दे हमने छोड़ दिए। क्या सोच के? हमको लगा कि हमारे बाद आने वाले, हमको मतलब हमारे संविधान निर्माताओं को, कि हमारे बाद आने वाली पीढ़ी हमसे जिम्मेदार, हमसे जवाबदेह, हमसे नैतिक होंगी। जिम्मेदारी, जवाबदेही और नैतिकता तीनों जो है वो खत्म हो गई। और अभी विजय जी बड़े गुस्से में बोल रहे थे, एक तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम बार बार ले लेते हैं, वो त्याग पत्र दे के सब नेताओं के लिए मुसीबत कर गए हैं, नैतिकता का पहाड़ एक खड़ा कर गए। अब इतना ऊंचा पहाड़ है, आज का नेता तो कहता है कि हम त्याग पत्र देंगे ही नहीं, चाहे जो करा लो। लेकिन जरा सोचिए, जेल जाने के बाद भी आप मंत्री रहेंगे। जब आप ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो आप किस चीज की शपथ लेते हैं? आप कहते हैं कि मैं किसी से बताऊंगा नहीं, किसी से करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ऑफिस एक आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है वो मिला है, उसकी ड्यूटी करनी है। तो बेईमानी तो आपके मन में थी ना। और मैं फिर कह रहा हूं, ये देश के लिए ऐतिहासिक कानून बनने जा रहा है। बिल्कुल सबको इसके दायरे में आना चाहिए। लोकपाल जो नहीं हो सका, लोकपाल जो नहीं कर सका, उसके आगे ये केजरीवाल जी की देन है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। ये देखिए, महसूस तो तभी हुआ ना, उसी होता वजह से क्या है हुआ। ना कि एक उदाहरण बड़ा आ जाता है। उन्होंने कहा हम जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि लंबे समय से चल रहा था। आपने दोनों उदाहरण दिए सेंथिल बालाजी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा, मद्रास हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। और ये भी आपको बता दें साथ साथ, इस कानून में ये भी आगे कहा गया है कि आप जैसे ही वो व्यक्ति रिहा हो जाएगा हिरासत से, तो उसके बाद वो अपने पद पर दोबारा जा सकता है। उस पर कोई रोक नहीं है। मतलब अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा, ये कानून होता, अरविंद केजरीवाल की कुर्सी चली जाती, 30 दिन उनको जेल में रहना पड़ा। फिर अब जब वो 157वें दिन बाहर आए जैसे, तो वो आकर के दोबारा शपथ ले सकते हैं। उससे नहीं रोकता है कानून। अगर जमानत पर आए या कैसे भी, या मुकदमे में रिहा हो सर, कैसे भी, जमानत पर भी, अगर आप हिरासत में नहीं है, छूट गए, बेल मिल गई है, तो आप दोबारा पद पर जा सकते हैं। जेल से रहकर हम नहीं चला सकते। आप जेल में रह करके मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये वही सेफगार्ड है जिसकी बात विनोद जी कर रहे हैं। हाँ, ये सेफगार्ड है ना। आपने अगर किसी को मतलब वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत फंसा दिया और वो बाहर आ गया, अब उसके पीछे जन समर्थन है, तो अंत में तो हम लोकतंत्र में जनता को मानते हैं। सर, 2 रिएक्शन और दिखा रहा हूं आपको। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि यह बिल गैर बीजेपी शासित राज्यों में सरकार गिराने के मकसद से लाया गया है। अब झूठे केस तैयार किए जाएंगे, सरकारें गिराई जाएंगी। गवर्नमेंट में चार्ज न भी हो तब भी सीरियस चार्ज किसी के खिलाफ लगाया जा सकता है और लगाया जा रहा है। झूठे सीरियस चार्जेस में लोगों को बंद किया जा रहा है। अब जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, उनको हटाने के लिए एक दूसरा तरीका ये गवर्नमेंट ला रही है। मतलब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नाम की कोई चीज़ बची नहीं है, और ये अभी बिल लाने वाले समझ नहीं रहे हैं। जिस दिन जाएंगे दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। इनके इन कर्मों का इनके लोग भी खुद विरोध करने लगे हैं, और संसद से तो अभी आप जानते हो किस तरह से लोग जो है मुंह नहीं खोल सकते, तो जो लाएंगे सो पास हो जाए। अच्छा, उल्टी बात इन्होंने कही। केसी वेणुगोपाल कह रहे थे ये बिल पास किसी सूरत में नहीं होगा। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि इन्होंने तो ऐसा डरा के रखा है, कोई मुंह ही नहीं खोलता तो पास करा लेंगे। देखिए, जब संविधान सभा बैठी थी, 300 लोगों की पहली बार जब बैठी थी, और संविधान को बनाने में जब 2 साल 11 महीने और 7 दिन का समय लगा, तो जब अंबेडकर जी ने जब स्पीच दी थी इसके संविधान सभा के बनने के बाद, तो उन्होंने कहा था कि इस पे हमने लगभग सब चीज़ों को लिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि देश के वर्तमान नेता और भविष्य के जो नेता रहेंगे, फिर वो कार्यपालिका के हो, न्यायपालिका के हो, वो एक नैतिकता के आधार पर देश को चलाएंगे। नैतिकता सबसे बड़ी होती है। अगर जो नैतिकता का पालन नहीं करेगा, उसके लिए संविधान किसी काम का नहीं रहेगा, और जो व्यक्ति नैतिक रहेगा उसके लिए संविधान में सब विकल्प दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल, अंबेडकर साहब को पता नहीं था कि भविष्य में अरविंद केजरीवाल जैसे नेता भी देश में आएंगे, जो मुख्यमंत्री बनेंगे और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होंगे, तो बेशर्मी से वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि संविधान उन्हें यह करने की अनुमति देता है, और ऐसा कोई कानून बना नहीं है कि अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा लिया जाए। इसलिए हाई कोर्ट ने और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असमर्थता जताई, और उसका पूरा लाभ
बेशर्मी से अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनकर रहने में लिया। लेकिन जब ये अरविंद केजरीवाल जैसे नेता आए तो देश को लगा कि देश की जनता की भाई ऐसा कानून होना चाहिए, और सरकार को भी लगा कि भाई अरविंद केजरीवाल नेता फिर भविष्य में ना आ जाए कोई दूसरा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो अभी राष्ट्रीय पार्टी है, फिर भविष्य में मंत्री बन सकते हैं। पंजाब में उनकी सरकार है, किसी अन्य राज्य में कोई इस तरह का नेता अगर इस कानून का दुरुपयोग करे कि भाई मुख्यमंत्री को तो गिरफ्तार करने का कोई इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं है कि वो इस्तीफा दे, तो मुझे लग रहा है कि अब सरकार को लगा कि इस तरीके से भ्रष्टाचारी लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं जांच एजेंसी के माध्यम से गिरफ्तार होते हैं और फिर बेशर्मी से मुख्यमंत्री बने रहते हैं। ऐसे लोग नहीं जिनका भी पहले गिरफ्तारी हुई। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, उन्हें तुरंत राजभवन जाकर इस्तीफा दिया, बड़ी जेल से बेल पर आए और फिर वो मुख्यमंत्री बन गए। तमाम इसके पहले भी रहे, जयललिता का उदाहरण रहा, तमाम बहुत नेता ने भले ही राबड़ी देवी को सक्सेसर बना दिया लेकिन इस्तीफा दिया, तो ऐसे उदाहरण रहे। तो मुझे लग रहा है कि कानून बहुत जरूरी था। ठीक है, अब इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल, अब ऐसा नहीं कि खाली मुख्यमंत्री के लिए किया गया। तो लेकिन बात तो सही है, कोई सरकार अपने प्रधानमंत्री पे केस चलाती है क्या? किस दरोगा की हिम्मत होगी? मतलब कोई एजेंसी, भाई आपके खिलाफ सबूत आएगा कोई, तो देश में वो एजेंसी तो आज भी नहीं है ना जो उस पद पर केस चला सके, जांच भाई इसी इंदिरा गांधी को सजा हुई थी ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, वो तो प्रधानमंत्री थी। अच्छा, लोकपाल की बात चलिए करेक्शन में कर देता हूं अभी, क्योंकि हर्षवर्धन जी ने कहा, मैंने उदाहरण दिया संजय हेगड़े जी का, वो लोकपाल वाले जस्टिस संतोष हेगड़े थे। अच्छा संतोष, और ये वकील संजय हेगड़े, दोनों अलग अलग हैं, तो एक करेक्शन। अच्छा ठीक है, तो ये कैंपेन में शामिल थे। ठीक है, तो ये करेक्शन हम कर संतोष हेगड़े जी तो वो वाले थे, ये तो दिन रात वही वाले हैं। संतोष याद आ गया, हेगड़े जी भी मतलब वो मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म आप कह सकते हैं, वो करते हैं और हर वक्त यही कहते हैं सब पे ऊपर कोई कंट्रोल। इनको सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था शाहीन बाग का जब चल रहा था, तो इनको ऑब्जर्वर बना के वहां भेजा था। अच्छा सर, ओवैसी साहब को भी सुन ले, फिर मैं आता हूं। मैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कि इस बिल से जांच एजेंसियों को फ्री हैंड मिल जाएगा, इस बिल को जरिया बना करके अब पूरी कैबिनेट पर केस लगा दो, सरकार गिरा दो। ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं कि जिस तरह वहां जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में गेस्टापो को बनाकर एक पुलिस स्टेट बना दिया गया। अब चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं होगा जनता को, बल्कि चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। हमारे देश में एसआई से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर एसीपी बोलिए, डीवाईएसपी बोलिए, डीसीपी बोलिए, एडिशनल सीपी, सीपी, डीजीपी तक कौन बनाता है इनको? रूलिंग पार्टी बनाती है। आईटी के ऑफिसर कौन बनाता है? ईडी के, सीबीआई को रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहां इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर, ये उसमें उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा, गवर्नर को आप इख्तियार दे रहे हैं, गवर्नर आप अपॉइंट करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप हर चीज आपके हाथ में, सेंट्रलाइज आप अपने हाथ में कर रहे हैं, माने आप पिक एंड चूज करेंगे। और अब ओवैसी साहब तो कानून के अच्छे बड़े जानकार हैं, बैरिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा यह असंवैधानिक है। उन्होंने गेस्टापो से, हिटलर की पुलिस से जोड़ दिया इसको कि अब तो वैसे ही होगा। अब इसमें उपराज्यपाल और राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति कहां से आए? यूटी का चीफ मिनिस्टर होगा या मंत्री होगा, उस पर वो कस्टडी में जाएगा तो उसको उसका इस्तीफा या उसको बर्खास्त करेगा एलजी। राज्य की बात होगी तो राज्यपाल बर्खास्त करेगा। प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात होगी तो राष्ट्रपति बर्खास्त करेगा। यहां से आई बात सर। गांधी ने कहा था कि लोकतंत्र में लोकलाज महत्वपूर्ण है। जिसको हम ये प्रोप्राइटी की बात करते हैं, वो लोकलाज है कि भाई नैतिकता के आधार पर करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सरकार में या संविधान में या राजनीति में जो चीज़ जैसे होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्रे एरियाज को पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये बिल दिखाया गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ठीक है, अब यदि आप कहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो कौन उसको विरोध करेगा। लेकिन क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ है? इसका सबसे वीक पॉइंट क्या है? वैसे तो सेफगार्ड की बात होगी, अभी तो जब जेपीसी में जाएगा वहाँ पर क्या डिबेट होती है, बहुत बड़ी काम है। पहला वीक पॉइंट क्या है इसका? वीक पॉइंट कह लें या पॉलिटिकल पॉइंट कह लें कि 30 डेज अरेस्ट। 30 डेज अरेस्ट क्या होता है? 30 डेज अरेस्ट तो जो सरकार है उसको तय करना है
कि आपको कितने दिन जेल में रखना है, उसमें कोई कानून की जरूरत ही नहीं होती है। आप कोर्ट में कस्टडी तो अदालत ही देगी। हाँ, तो अदालत में केस को सरकार कैसे प्ली कर रही है एजेंसी, वो तो 30 दिन तो निकाला जा सकता है इस केस के लिए। चलिए ये मान लिया। 14 दिन की एक पॉइंट कह रहा हूँ, मतलब 2 बार में तो अब दूसरी बात, जैसे इसमें कहा गया कि 5 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। अब जैसे अरविंद केजरीवाल का जिक्र हम बहुत कर रहे हैं, अरविंद जी को तो गाली देने में कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद जी का केस 3 साल से 7 साल का है। अब मुझे बताइए कि उसको आप कैसे मानेंगे कि 5 साल की सजा उनको मिलने वाली है या 3 साल की सजा? जो चार्ज लगा होगा, अगर उसमें 5 साल वाला चार्ज लगा है तो माना जाएगा। ऐसा नहीं होता ना, आप कानून पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि एक सजा जज को तय करनी होती है, उसमें प्रोविजन नहीं, आप समझिए, आप बोल लीजिए। चलिए पहले प्रोविजन होता है कि 3 से 7 साल की सजा, वो बड़ा अपराध हुआ है तो 7 साल की भी सजा मिल सकती है। जैसे राहुल जी को हुई, वो सजा 2 साल से कम भी हो सकती थी, वो 2 साल की भी हो गई। जज ने तय किया मिनिमम और मैक्सिमम होता है। तो जब मिनिमम 3 साल की सजा है तो क्या अरविंद जी पर ये कानून लागू होगा? सर अब वो उस फाइन प्रिंट में होगा, मिनिमम 5 इयर्स है, मैक्सिमम है, उसमें वर्ड डाला जाएगा ना। जब ये सारा कानून अभी तक जो हमने पढ़ा मिनिमम 5 साल की सजा का प्रावधान है। इसमें इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल मिसयूज के काम में आए। विपक्ष की जो सरकारें हैं, खासतौर से राज्य सरकारों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। इस आशंका से अभी, लेकिन ये बिल न मैं तो आया है, मैं एक सवाल और पूछता हूं, इसका जवाब आप दीजिएगा। मैं एक सवाल, एक लार्जर सवाल पूछ लेता हूं। सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर भी बहस चल रही है, ठीक है। राष्ट्रपति ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 3 महीने के अंदर केस आपको बिल पर सरकार के भेजे गए बिल पर फैसला देना पड़ेगा, चाहे राज्यपाल के पास हो चाहे राष्ट्रपति के पास हो। इस पर राष्ट्रपति ने रेफरेंस ले लिया सुप्रीम कोर्ट से। बताइए, सवाल भेज दिए कि इन सवालों का जवाब आप दीजिए। वो बहस वो भी क्यों हुआ? वो भी ग्रे एरिया, एक लेकुना था हमारे संविधान में। वो उस प्रश्न का उत्तर ही नहीं है कि कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति कितना दिन ले सकता है अधिकतम एक बिल पर फैसला करने के लिए। ऐसा ये ग्रे एरिया था। क्या इन ग्रे एरियाज को यूं ही छोड़ दिया जाए, जैसे चल रहा है चलते रहे, या इन पर नियम बनाए जाएं? संविधान संशोधन का भी अधिकार दिया है संविधान निर्माताओं ने। बोलिए। जो लोग किसी पद पर होते हैं उनके खिलाफ कोई एजेंडा नहीं चलता है क्या? कोई अगर सरकारी कर्मचारी है 24 घंटे जेल में चला जाए, उस पद पर रह जाएगा? नेताओं को विशेषाधिकार, हम कब तक ये अंग्रेज मानसिकता से चलेंगे? देश, बार बार हम कहते हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। सबसे पहले आदमी है जो अंतिम कतार में खड़ा व्यक्ति है, गांधी जी याद आ जाते हैं, दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन याद आ जाता है, बाबा साहब अंबेडकर का शोषित वंचित याद आ जाता है। अच्छा, वो तो जेल गया तो खत्म उसका मामला, और नेताजी लोग मौज करते रहेंगे, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मौज करते रहेंगे। आप 2 पैमाने कैसे रख सकते हैं? ये रखा गया है तो बेईमानी है ना। ये तो इसका मतलब डेमोक्रेसी के साथ आप कोई ना कोई बेईमानी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। और लोकतंत्र तो धीरे धीरे मजबूत होना चाहिए ना जी, और हम उसको उल्टा ले जाना चाह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, पॉलिटिकल वेंडेटा अगर होगा तो आप बताइए, पॉलिटिकल, रोज तो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, आप कुछ कर पा रहे हैं क्या? राहुल गांधी रोज झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, कोई सरकारी कर्मचारी नेताओं को छूट क्यों हो? इन्होंने कहा मिसयूज के लिए ओपन है ये बिल, मतलब मिसयूज हो सकता है। मतलब इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और अभी जेपीसी में जाएगा, जब फाइनल बिल होगा, जब आएगा इस पर मैंने अपने पहले ही टिप्पणी में कहा था कि मिसयूज कानून का हो सकता है। मिसयूज तो बहुत सारे कानूनों का होता है, लेकिन दोनों तरह की बातें हैं। जो नैतिकता और जिस लोकलाज की उम्मीद संविधान निर्माता हमारे देश के भावी पीढ़ी के नेताओं से करते थे, वो आज नहीं मिल रही है। वो एक समस्या है। भाई, हम जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो हम लोग रोज ये कहते थे कि कैसे जेल से कोई मुख्यमंत्री सरकार चला सकता है। सर ब्रेक का समय हो गया। आपने पहले कह दिया था कि ऐसे बिल की जरूरत है। आप समर्थन में जरूरत है, आप पक्के समर्थन में 100% ऐसा बिल आए या ना आए? समर्थन नहीं, आना चाहिए, बिल आना चाहिए। मैं उसके सेफगार्ड की आशंकाओं पर बात कर रहा हूं। आशंका तो कोई भी कहे, ठीक है। इस सवाल के उत्तर में ये बिल लाया जा रहा है तो इसका समर्थन आप सभी कर रहे हैं। सब ये कि सेफगार्ड होने चाहिए। अब वो जेपीसी में सेफगार्ड्स के लिए भेजा गया। बात करते हैं वोट चोरी के आरोप के फैक्ट चेक की, लेकिन इसके लिए पहले आरोप सुनना पड़ेगा आपको। फैक्ट चेक उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। बिहार में वोट अधिकार यात्रा से राहुल गांधी ने वैसे आज ब्रेक लिया हुआ है, क्योंकि आज उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जन्म जयंती है। तो आज वो दिल्ली में थे, वो पार्लियामेंट भी आए। वहां उन्होंने कहा कि बिहार में वोट चोरी को लेकर के जबरदस्त माहौल बना हुआ है। फिर यह भी कहा कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश भर से उनको बहुत लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये वोट चोरी जो है ये गले की फांस बन गया है मोदी जी के। ये बात उन्होंने, ये ऐसा इंप्रेशन उन्होंने दिया। अब ये क्या सच है, इसकी बात हम आगे करेंगे। पहले आप उनका ये दिल्ली वाला बयान सुनिए। सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, और ये रियलिटी है। वो
जो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हो रही है, तो बिहार का रेजिस्टेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है और जोरों से आएगा, पूरे देश का रेजिस्टेंस आएगा। देखिए मतलब उन्होंने कहा देश खड़ा हो रहा है इस आरोप पर सरकार के खिलाफ। ये दिल्ली में बयान दिया था। राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी के मामले पर जबरदस्त रिस्पांस की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में वो लोगों को यह भी बता रहे हैं कि सिर्फ वोट का मामला नहीं है, इसके आगे क्या होगा। तो अब राहुल गांधी ने क्या बोला अपनी रैली, अपनी जनसभा में, जब वो निकलते हैं, यात्रा में निकलते हैं, कि पहले तुम्हारा वोट कटेगा, फिर उसके बाद तुम्हारी पेंशन छीनेगी। चलिए, ये तो तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का एक एजेंडा और है, तो इन्होंने इसमें वो भी डाला कि इसके बाद सरकार तुम्हारी जमीन अडानी अंबानी को दे देगी। पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन अडानी और अंबानी को दी जाएगी। ये देश 2-3 अरबपतियों का नहीं है, अंबानी का, अडानी का नहीं है। अब इसके बाद में वो जो फैक्ट चेक मैंने आपको कहा मैं दिखाऊंगा, वो अभी बताता हूं आपको, लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग है कि इसमें भी अडानी अंबानी आ गया वोट चोरी में। तो राहुल गांधी अंबानी अडानी के अलावा राहुल गांधी और क्या सोचते हैं आप? किसी भी भाषण में अगर राहुल गांधी ने, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर दिया हो, पार्लियामेंट में तो बहुत नाम ले नहीं सकते, किसी भी आप रैली में देखिए, कुछ भी अगर वो कहेंगे तो अंबानी अडानी तो उसमें आना ही है उनके इसमें। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनता का समर्थन मिल रहा है और ये वोट अधिकार रैली को। और राहुल गांधी ने जितने लोगों का जिक्र करा कि अपने भाषण के अंदर कि भाई इन लोगों की वोट चोरी हुई थी, डबल वोट डाले गए, उन सब लोगों ने आके अपना दिया ना। और अभी तो जो मृत लोगों के साथ चाय पी थी उसकी भी वास्तविकता सामने आ गई, और फिर वो रंजू देवी का भी मामला सामने आ गया कल, जो राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया तरीके से उनसे चर्चा की थी, वो भी सामने आ गया। तो राहुल गांधी जिन जिन लोगों का नाम ले रहे हैं वो सब आके बाहर बता रहे हैं वास्तविकता क्या है। तो राहुल गांधी को समझना चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी तो निर्णय आ गया कि जो महाराष्ट्र में वोट चोरी को लेकर कहा गया था, हाई कोर्ट का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का, उसमें तो क्लीन कह दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी के पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है, वो लगातार इस बात को लेकर चल रहे हैं। चुनाव आयोग पत्रकार वार्ता लेके कहता है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपनी जजमेंट दे रहा है, उसके बाद भी अगर राहुल गांधी इसके ऊपर अड़े हुए। आपने सर रंजू देवी वाला जो नाम लिया, मैं वो फिर मामला में दिखा देता हूं। कल से चर्चा में है, क्योंकि वो राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाया था, हमने उस पर चर्चा भी की थी, कल ही की थी, कि उसमें उनसे लोग आकर के मिल रहे हैं, वो बैठे हैं, तेजस्वी बैठे हैं, और लोग कह रहे हैं हमारा वोट काट दिया। उसमें एक महिला भी आई, रोहतास की महिला है, उन्होंने कहा हमारा वोट काट दिया। राहुल गांधी ने पूछा तुमने पहले कभी वोट दिया है? उन्होंने कहा हमने 3-4 बार वोट दिया है, अब इस पिछले चुनाव में ही वोट दिया, इस बार हमारा वोट काट दिया। उन्होंने कहा ये इलेक्शन कमीशन यही कर रहा है। फिर बाहर वो निकली तो उनके पास रिपोर्टर पहुंच गया, उससे पहले बीएलओ उनके पास जा चुका था, बीएलओ ने उनको लिस्ट दिखा दी कि तुम्हारा तो नाम इसके अंदर है। तो रिपोर्टर कैमरे पर, उन्होंने फिर बाद में इस बात को स्वीकार किया कि हमको तो यहाँ के लोग ले गए थे, हम तो देहाती महिलाएं, हमको नहीं मालूम। उनका शब्द है ये, मैं किसी उसमें नहीं कह रहा हूँ, हमको तो जो कहा उन्होंने, हमने वहाँ जाके कह दिया राहुल गांधी से कि हमारा वोट कट गया। तो पूछा वोट है? यहाँ वोट है, घर में सबका वोट है, सबका वोट है। तो ये बिफोर और आफ्टर वाला जो इफेक्ट है वो देखिए आप। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। आपने कितनी बार वोट दिया है? मतलब कितने चुनाव में आपने वोट दिया है? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। हमारा वार्ड जो है और पंच है, अरे वार्ड और सचिव हैं, वो दोनों निकाल कर लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। इस पर हम बात करेंगे। अभी एक खबर इस बीच आई है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर जिस व्यक्ति ने हमला किया उसकी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं कि इस शख्स ने 24 घंटे पहले वहां जाकर रेकी भी की थी। पूरा मतलब इसने इरादा बनाया, रेकी के बाद इसने वहां एक वीडियो भी बनाया आसपास की जगहों को देखते हुए। और फिर आज जब ये जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता इसे मिल रहा था तो इसके हाथ में कुछ कागज थे। अब ये व्यक्ति वही व्यक्ति है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसने रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया। तो जानकारियां ऐसी आई हैं कि शायद ये गुजरात का रहने वाला है, इसका नाम भी सामने आया है, राजकोट का रहने वाला है, लेकिन ये वहाँ था, वीडियो बना रहा है, लोगों से बात भी कर रहा है। तो मतलब मुझे कहाँ जाना है, वहाँ क्या माहौल होता है, पुलिस वगैरह कैसे होती है, सब कुछ इसने देखा।
और फिर ये आज वहां गया और दिल्ली की मुख्यमंत्री को कागज थमाने के बहाने फिर इसने उनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा वहां प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। फिर वो सुरक्षा बल जो थे वहां पर इसने रेखा गुप्ता के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने और जो वहां लोग थे उन्होंने इसको पकड़ लिया। लेकिन ऐसा इसने किया क्यों, ये अभी तक सामने नहीं, साफ नहीं हुआ। नहीं, एक जो जानकारी आ रही है कि शायद ये कुत्ता प्रेमी है और उस वजह से नाराज था कि रेखा गुप्ता इस तरह का, ये एक खबर ये आ रही है। बाकी तो भी पूछताछ चल रही है। एक कोई और उसमें खबर आ रही थी, कोई इसका रिलेटिव है जो कहीं बंद है किसी मामले में, उसकी सुनवाई के लिए गया था। तो लेकिन अभी जो आया है वो ये कि ये भी डॉग लवर्स में से है, कुत्ता प्रेमियों में से है, जिसको बहुत नाराजगी थी, गुस्सा था कि उनको उठाकर एक जगह ले जाया जाएगा और दिल्ली सरकार उसमें सबसे एक्टिव। ये कोई वजह हो सकती है क्योंकि मतलब दिल्ली सरकार तो इस बात पर मतलब आगे बढ़ रही है बिल्कुल कि ये विषय उठाए, इस पर काम किया जाए। नहीं, इसमें इशू ये नहीं है कि वो क्या चाह रहा था, इशू तो सिक्योरिटी का भी है ना। मतलब ये खतरनाक बात है कि चीफ मिनिस्टर के बड़ा लिए एक दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह से कोई भी पहुंच जाए और हमला कर दे, वो गंभीर मसला है ना। कारण तो जो होगा, जांच आएगी नहीं आएगी, कारण तो चलिए आज पता चल जाएगा, कारण इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ये है कि वो वहां तक पहुंच के हमला कर दे। नहीं, हमला कर दिया, ये भी विचित्र है कि रेकी की बकायदा और वीडियो बना रहा है, वीडियो बना रहा है, कैलकुलेटेड तरीके से। सिक्योरिटी का भी पहले जो बात आई थी कि शायद वो नशे में था या विक्षिप्त है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब वो प्लान्ड है, कैलकुलेटेड है। और इसके पीछे मोटिव क्या है ये तो पुलिस पूछताछ कर रही होगी, जांच में पता लगेगा। लेकिन सुरक्षा का लैप्स एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जनता दरबार पहले भी मुख्यमंत्री लगाते रहे हैं, तमाम राज्यों में लगाते हैं, और ये सिक्योरिटी वालों की जिम्मेदारी होती है कि सतर्क निगाह रख करके वो जाते हैं जनता दरबार में। जब वीआईपी के पास कोई जाता है अपने, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स कर रहे हैं। एक बार हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हमारे साथ, कुमार सोनू। कुमार, बताइएगा क्या पता चला है और ये रेकी का वीडियो कब का है और इसमें और क्या नजर आ रहा है व्यक्ति करता हुआ। सोनू, देखिए, इसमें ये जो आरोपी है राजेश भाई खिमिया, ये बेसिकली कल यानी 19 तारीख को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जो निजी आवास है शालीमार बाग में, वहां पर पहुंचा था। रिक्शे से वहां पर पहुंचा था, सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है। रिक्शे से उतरने के बाद ये रिक्शे वाले को पैसे दे रहा है, उसके बाद उससे रास्ता भी पूछ रहा है। उसके बाद रिक्शा वाले के जाने के बाद इसने मोबाइल फोन पर किसी से बात की और बाकायदा यानी कि पूरा एक रेकी जो है ये हुई है, जो लगातार बीजेपी के नेता भी दावा कर रहे थे, मनजिंदर सिंह सिरसा भी कह रहे थे। वो बात बिल्कुल पुख्ता हो गई है कि ये इसने बाकायदा पूरी रेकी की है, शालीमार बाग में भी और जो उनका सरकारी आवास है वहां पर भी जो पूरी घटना हुई। अब दिल्ली पुलिस जो है तमाम एंगल्स को लेकर जांच कर रही है कि आखिर इसकी प्लानिंग क्या थी, क्योंकि एक पूरी कॉन्स्पिरेसी नहीं, आप कह रहे हैं ये रेखा गुप्ता के प्राइवेट रेजिडेंस पर भी गया था और एक और सरकारी घर पे भी और उनके निजी आवास पे भी। जी बिल्कुल, ये 19 तारीख का सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो साफ दिख रहा है, रिक्शा से वहां पे पहुंचा था और रेकी करने के बाद वहां से चला गया था। जी, तो कोई अब कुछ पता चला और इसके बैकग्राउंड के बारे में कोई पॉलिटिकल लिंक है क्या? जैसा आपने बताया, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इसमें कोई राजनीतिक साजिश है। देखिए, अभी तक कोई पॉलिटिकल लिंक इसका निकलकर नहीं सामने आया। हालांकि दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें जो हैं इस पूरे केस को सुलझाने के लिए बना दी गई हैं और लगातार काम कर रही हैं। तमाम इसका सोशल मीडिया जो पेजेस हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसके खंगाले जा रहे हैं कि आखिर ये किसी राजनीतिक दल से तो नहीं जुड़ा हुआ था सौरभ। इसके अलावा लेकिन ये बात जरूर पुख्ता हो गई कि इसने इस घटना से पहले बाकायदा सीएम हाउस की रेकी की थी, चाहे वो सरकारी आवास हो या फिर वो शालीमार बाग का निजी आवास हो। सीसीटीवी से बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई है। पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जो भी कड़ियां हैं वो पुलिस लगातार जोड़ रही है। अब इस रिक्शा वाले से भी जो है पुलिस पूछताछ कर सकती है कि आखिर रिक्शा वाला इसको कहां से लेकर आया था और कितनी देर ये वहां पर रुका और उसके बाद वहां से निकल गया तो क्यों, फोन पर किससे बात कर रहा था। ये तमाम पॉइंट्स हैं। इसकी सीडीआर तक भी जो है दिल्ली पुलिस निकालने में लगी हुई है ताकि एक एक चीज जो है। एक सेकंड को देखिए, अब ये तस्वीर देखिए आप, अभी जो वीडियो चला इसको अगर हम दोबारा चला सके, इसे बकायदा वीडियो बनाया आसपास का। ये बड़ी अजीब सी बात है। ये तो ऐसे है जैसे इसको भेजा गया हो जाकर के चेक करके आओ वहां पर कैसी व्यवस्था रहती है सिक्योरिटी की। वीडियो बना रहा था जी, तो उस वक्त जहां ये बना रहा है वहां के सुरक्षा कर्मी या कोई था कि नहीं, किसी देखा कि देखिए घर में भी घुसता है, एक घर में भी गेट के अंदर भी गया, किसी ने नोटिस किया कि नहीं किया।
आमतौर पर तो जो सुरक्षा अधिकारी होते हैं, अगर कोई बिल्डिंग के सामने आप खड़े भी हो जाएं और थोड़ी देर खड़े रहें तो आगे पूछने लगता है आदमी कैसे खड़े। सर वो शायद प्राइवेट रेजिडेंस था, उनके घर के बाहर इसलिए शायद सिक्योरिटी नहीं। सबसे बड़ा कुछ तो सिपाही रहते होंगे शालीमार बाग में। वो क्योंकि मुख्यमंत्री घर के चाहे दो सिपाही भी रहते। जब वो मुख्यमंत्री बनी तो कुछ दिन तक अपने शालीमार बाग वाले घर से ही उन्होंने। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि राजकोट का आदमी, गुजरात का आदमी दिल्ली की मुख्यमंत्री पे हमला करने क्यों आया? वो तो वहां रहता है, यहाँ नौकरी भी नहीं करता, यहाँ रहता भी नहीं है, उसका क्या लेना था दिल्ली के मुख्यमंत्री से? वो दिल्ली क्यों आया है? वो कह रहा है कि वो भी ट्रेन पकड़ के दिल्ली आया था, कुछ दिन पहले ही वो दिल्ली आया है। वो दिल्ली आके वो सीएम हाउस पे रैकी करके हमला कर रहा है। राजकोट के आदमी का, उसका परिवार राजकोट में रहता है, उसकी मदर का बयान आ गया है कि वो तो यहीं रहता है राजकोट के अंदर, दिल्ली में उसका कोई व्यवसाय नहीं है। तो उसका क्या है कि वो दिल्ली में आकर उसने सीएम के ऊपर हमला किया? ये तो बहुत विस्तृत जांच होना चाहिए कि कौन है इसके पीछे, जैसे गुजरात से राजकोट से उसको दिल्ली भेजा गया है सीएम पर हमला करने के लिए। वो किससे फोन पर बात कर रहा है? इसके फोन की जब अभी सर मैं फिर वो कह रहा हूं, वो तस्वीर अभी दोबारा आएगी, उसमें आप देखिए वो उनका जो शालीमार वाला बाग वाला घर है, भी गया वो गेट के अंदर गया, बिल्कुल वो गेट के अंदर तक गया है। तो ये तो मतलब मुझे लग रहा है डर नहीं है कि मतलब मुझे ये कोई पकड़ेगा। बहुत गंभीर एक चीज है, जब सुरक्षा, जब दरबार में लोग आते हैं मुख्यमंत्रियों के, तो बाकायदा उनके आईडी चेक होते हैं, उनका पूजा किस मुद्दे से आए, किस बारे में बात कर रहे हैं, ये सब कुछ हुआ क्या? हाँ। लेकिन सर ये दो अलग अलग जगह का वीडियो होगा ना, इसको दो अलग अलग स्थान है सर, वो क्लियर है। दो अलग अलग मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ कि जब आया तो कैसे आने दिया उसको भाई? अब रिक्शे वाले से पूछ रहा है, यही पूछ रहा होगा भाई यहाँ मुख्यमंत्री दिल्ली का घर, उनका घर कहाँ पे है? लेकिन देखिए अब तो ये रिपोर्ट भी आ गई है कि उसकी मां ने कहा कि वो कुत्तों से बहुत प्रेम करता था, बहुत गुस्से में था सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद और दिल्ली चला गया था। इसके अलावा हम नहीं जानते। ये इसकी मां कह रही है, ये रिपोर्ट हुआ है, ये रिपोर्ट सोर्स भी दे दिए सर। ये मतलब अभी तो मैं ये जो पढ़ रहा हूँ ये दूसरे चैनल के। अच्छा चलिए ठीक है। अब ये बात है तो जांच में सामने आएगी जरूर। जी कुमार सोनू, मतलब इतनी इसकी हिम्मत है कि बाकायदा रेकी करे, वीडियो बनाए और घर के अंदर भी जाने की कोशिश करे। देखिए बिल्कुल ये एक गंभीर मामला है, जिस तरीके से इसने बकायदा पूरी रेकी की सौरभ, और मोबाइल पे फोन पे बात करता दिख रहा है। जो हमारे पास अभी खबर आ रही है दिल्ली पुलिस के पुख्ता सूत्रों से हमें पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने अब इसकी सीडीआर निकाली है, यानी कि कॉल डेटा जो रिकॉर्ड होता है वो निकाला है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि घटना से पहले ये कहां गया और इसके साथ साथ इसने किस किस से बात की और क्या बात की। पहली बात, क्या इससे ये पता लगाया जा सकता है सौरभ दरअसल कि घटना से पहले किस किस के संपर्क में था और क्या उन लोगों को इस बात की जानकारी थी या नहीं। दूसरी बात, एक और हमारे सोर्स ने कंफर्म किया है कि अब इसके तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो हैंडल हैं, उनको खंगाला जा रहा है ताकि इसकी पोस्ट से जो है पता लगाया जा सके, इसके सोशल मीडिया अकाउंट से पता लगाया जा सके कि आखिर क्या ये किसी राजनीतिक दल से तो नहीं जुड़ा हुआ था। तो ये दोनों अपडेट जो हैं अभी अभी हमारे पास आए हैं, जिसमें सीडीआर निकाला जा रहा है, साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी जो है जांच की जा रही है। जी हालांकि पॉलिटिकल, चूंकि मनजिंदर सिरसा का स्टेटमेंट है कि रेखा गुप्ता के काम से बहुत परेशान है एक वर्ग विपक्ष का नेताओं का, और इसके पीछे कोई पॉलिटिकल साजिश है, लेकिन अरविंद केजरीवाल हों या दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, सबने जो है सोशल मीडिया पर इस घटना की निंदा की है और कहा है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जाहिर है निंदा वाली बात भी और चिंता वाली बात भी है। चिंता वाली बात है। मुख्यमंत्री जी के जो कार्यक्रम हो रहा है जिसमें मिल रहे हैं, वहां पर कोई पुलिस वहां पर रहती होगी, जाहिर तौर पे सिक्योरिटी भी है। रैकी तो उससे आपको वो नहीं कर रही, कनेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो शालीमार बाग के गया हुआ है। उसके बाद वो वहां पहुंचा होगा जब उसे पता चला होगा कि शालीमार बाग में नहीं रहती हैं वो, उसको मालूम ही नहीं हो, तो वो वहां से वहां चला गया। लेकिन वहां भी एक बार भी कोई जाएगा तो उस तरह से हमला कर देगा, ये चिंता वाली बात है, केवल निंदा वाली बात नहीं है। और दिल्ली पुलिस को देखना चाहिए कि किस तरह से ये मसला हुआ है, कारण वैसे तो दिल्ली में ये केजरीवाल साहब के साथ भी हो चुका है, उनके साथ तो दो तीन बार हुआ है, कभी स्याही डाल दी किसी ने, कभी थप्पड़ मारा है। इस तरह के कार्यक्रम, क्योंकि यहाँ तो सिक्योरिटी रहे। ऐसे तो मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी बहुत सारे नेता तो पब्लिक में जाता ही, कोई भी नेता होता है पब्लिक में तो उसको जाना ही है, बिल्कुल। और ये तो ये और विचित्र बात है, वो जन सुनवाई में हुआ है, ये गार्डेड है ना। एग्जैक्टली, जन सुनवाई एक गार्डेड प्लेस है, गार्डेड प्लेस है। कोई जन सुनवाई जैसे मुख्यमंत्री चलती भी होंगी तो उनके पीछे 4 लोग खड़े होकर चलते होंगे। जो सारे मुख्यमंत्री जनरली, योगी आदित्यनाथ जी जन सुनवाई करते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं, गुजरात के करते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जन सुनवाई करते हैं। तो जन सुनवाई करने का एक सिस्टम होता है कि भाई मुख्यमंत्री कहाँ रहेंगे, लोग आएंगे तो कहाँ, किसको पेपर देंगे, डिस्टेंस रहेगा। योगी जी का तरीका सबसे अच्छा है।
वो खुद ही चले वो खुद चले जाते हैं। सुनवाई जिसकी हो रही है यानी जो जनता है वो खुद उसके पास चले जाते कुर्सी पे हैं। रहती है वो खुद चले और जाते वो हैं। जाते हैं कि करके तो उसमें सिक्योरिटी भी थोड़ा आसानी से यही लग तरीका ही वो होता cross check है होता है। कि लोग खड़े रहते हैं, उनके पास खुद वीआईपी जाकर नहीं वो तो बैठा देते हैं तरीका कुर्सी ना, पर लोग बैठा दो बैठते या खड़े हैं, रहे। वो जाके एक मुलायम सिंह का तरीका यही था जब उन्होंने शुरू किया था जनता दरबार, तो लोग बैठे रहते थे, वो खुद जा करके सिक्योरिटी वालों के साथ उनसे क्या शिकायत है, क्या एप्लीकेशन है, क्या आवेदन ले लेते थे। अब ये मुझे नहीं समझ में आया कि मैं तो बार बार कह रहा हूँ इस बात को, जितने लोग आते हैं जन सुनवाई जनता दरबार में उनके बाकायदा पहचान पत्र और उनकी समस्या और कहाँ क्या वेयर अबाउट सब लिए जाते हैं, उसके बाद एंट्री दी तो जाती है। इससे पूछा जाना चाहिए था भाई, अगर ऐसा थोड़ी है कि आप वो किसी तो को उसकी पूछा शिकायत को भी क्रॉस चेक किया गया। नौकरी मांगने आया हूं, इसने कुछ अगर करना है। आईडी तो पूछा होगा ना सर, अब आईडी गुजरात का दिख रहा है तो पूछा होगा भाई तुमको यहाँ क्या होगा, प्रॉब्लम क्या है, मतलब है? तुम यहाँ क्यों आए हो? वो शिकायत भी क्रॉस चेक की जाती है कि किस शिकायत के लिए आए हो, किस शिकायत के लिए आए हो, मानो शिकायत भेज देंगे, ठीक है, जाओ अपनी बात कह दो। बताएगा वो। सचिवालय में तमाम नहीं, तरह की इसको हमें चीजें समझना चाहिए। एक सेकंड, ये नहीं समझने वाली बात है इस तरह नहीं कि क्या नौकरी कोई मांगनी भी रैंडम आदमी ऐसे ही बिल्कुल जन सुनवाई में घुस सकता है? बिल्कुल जनसुनवाई इसलिए होती है, सचिवालय में नहीं, तमाम नहीं, सुरक्षा ऐसा होती नहीं है। होती। आप जाइए, आपने आईडी कार्ड दिखा दिया, आपको अनुमति मिल जाएगी। नहीं। सिक्योरिटी वालों का ये काम नहीं है कि वो आपको रोकेंगे कि आप जा नहीं सकते। नहीं, आपने आईडी कार्ड दिखा दी और क्या प्रश्न पूछना है ये नहीं पूछा जाता, पेपर है कुछ है आप चले जाइए, ऐसा किसी को रोका नहीं जा रहा जन सुनवाई ये तरीका नहीं है बिल्कुल। आप जन सुनवाई में सिक्योरिटी पर वहां चीफ मिनिस्टर के ऑफिस का स्टाफ का एक आदमी होता है, वो बाकायदा पूछता है क्या समस्या है, किस जिले से आए हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत क्या है, आवेदन लाए हो क्या है, अगर नौकरी का भी मसला है तो आप सर देखिए, एक अभी हमें बताया जा रहा है स्टेटमेंट दिल्ली, सर नहीं ऐसा होता भाई। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कार्यालय से, सीएमओ से ये स्टेटमेंट आया है कि मुख्यमंत्री के ऊपर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी थी। ये स्टेटमेंट आ रहा है दिल्ली सीएमओ से, तो वो मान रहे हैं कि इस पूरी घटनाक्रम को देखते हुए कि ये बाकायदा एक दिन पहले आज घरों पे जाकर के रेकी कर रहा है, वीडियो बना रहा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा साजिश है, कोई अगर एंगल साजिश है है तो और ये बड़ा हमला होने वाला था। साजिश शायद अगर है तो इसका बिल्कुल पता लगाया जाना चाहिए और जो भी सुरक्षा अधिकारी इस लैब के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सकुशल बच गई मुख्यमंत्री ये ईश्वरी कृपा से। सुरक्षा बढ़ा देना चाहिए, वरना अगर जो अब यही होता है कि फिर वीआईपी और जनता के बीच दूरी बढ़ जाती है सुरक्षा कारणों से। लेकिन रेखा गुप्ता के कार्यकाल में ऐसी कोई विवाद, कोई कुछ नहीं, controversy विवाद ऐसा है, कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि सीएम ऑफिस को मतलब अगर कोई साजिश निकले तब ये सब आना चाहिए, इतना एग्जिगरेट नहीं करना। आप लोकतंत्र में हैं और इतना अतिरेकी बयान अगर मुख्यमंत्री कार्यालय से, क्या इसके पास से कोई हथियार बरामद हुआ, क्या कोई ऐसा इसका एक्ट दिखा, इस तरह की कोई चीज दिखी? अगर वो नहीं दिखी है तो आपको बचना चाहिए, बहुत गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री की जान का खतरा हो सकता है, मुख्यमंत्री की जान पर ये एक तरह से कहें कि नियत उसकी वही थी। लेकिन जब आप कहते हैं कि सुनियोजित साजिश थी तो इसका मतलब आप कहते हैं कोई प्लान्ड अटैक है, और जो प्लान्ड एग्जैक्ट स्टेटमेंट है दिल्ली सीएम दफ्तर के बयान है, रेखा गुप्ता पर हमले की सुनियोजित साजिश थी। नहीं तो ये तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात पुलिस कहा जा बताएगी सकता है जांच ना, करके। बड़े हमले की तैयारी थी, ये भी कहा इंटेलिजेंस गया। रिपोर्ट ने कहा है क्या ऐसा? क्या ऐसा है मतलब कैसे पता लगा? मतलब जो हुआ है उसकी तो चिंता करनी ही चाहिए, मतलब मैं तो उसको चिंताजनक मान रहा हूं, लेकिन क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने ऐसा कहा है सीएमओ को? विजय जी आपको याद होगा, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने इसको वो किया। विजय जी आपको याद होगा राजीव गांधी पर राजघाट में गोली चली थी, कट्टे से फायर। सर मैं सीएमओ का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, दिल्ली मुख्यमंत्री के दफ्तर का स्टेटमेंट है। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता पर हुआ कायराना हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट हुआ है कि हमलावर ने इस हमले की तैयारी कम से कम 24 घंटे पहले से शुरू कर दी थी। फुटेज में देखा गया है कि हमलावर ने मुख्यमंत्री आवास की रेकी की, वहां का वीडियो बनाया और साजिशन हमला करने का प्रयास किया। यह वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया है और इस संबंध में गहन जांच जारी है। ये सीएमओ का स्टेटमेंट है दिल्ली का। उन्होंने सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर यह बात कही है कि सुनियोजित था, तो सुनियोजित तो था क्योंकि अगर आदमी रेकी कर रहा है तो सुनियोजित है, लेकिन गहरी साजिश का मतलब फिर अकेला एक व्यक्ति नहीं होगा, फिर इसके पीछे कोई ताकत होगी, कोई फोर्स होगी, वो कौन है ये पता करना चाहिए। मैं तो दूसरी ही बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अभी तो उसको पकड़ लिया है ना, तो फिर आप उससे पूछ रहे हैं और इतने गंभीर मसले को आप मतलब ये अगर सुनियोजित, ये बयान तो आना ही नहीं चाहिए। अभी ये कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से ठीक है, उनके ऊपर हमला हुआ, हमले की जांच हो, ये होता है बयान देना। अब आप कह रहे हैं कि सुनियोजित साजिश है, बड़ा हमला होने वाला था, ये थोड़ा हम ये क्यों मान रहे हैं कि सीएमओ को नहीं मालूम कि इसके पीछे पुलिस ने जांच में जो कुछ पता किया होगा? हो सकता है उनको मालूम हो, लेकिन उसके पहले बयान नहीं देना चाहिए। अब तक तो ये सब कुछ उगल चुका होगा ना पुलिस के सामने। तो पुलिस देगी ना, तो कह रहा हूं ना, पुलिस बताएगी ना, ये बचाना चाहिए। अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद पुलिस आएगी, पुलिस बताएगी ना क्या इसके पीछे मोटिव क्या था इसके पीछे। वो हर चीज सही कह रहे हैं कि सीएम का बयान यही होना चाहिए सीएमओ का कि भाई मुख्यमंत्री सुरक्षित है और दिल्ली पुलिस मामले की जांच करे, ये एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया है हमलावर को, इतना फैक्चुअल यही है।
तो आप कह रहे हैं वो साजिश वाली बात पर केवल ये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहुंच इसी गए। आधार पर ये रेकी कर रहा था। रेकी सुनियोजित तरीका यही है। वो तो हम लोग भी कह रहे हैं कि भाई मुझे लग रहा है कि वो वहां चला गया, उसको पता ही नहीं था कि सीएम रहती कहाँ। जिस तरह से वो वहां पर सीएमओ पहुंचा का है, बयान वैसे ही जैसे मनिंदर सिंह सिरसा का बयान आ गया था। बेसिकली वो वैसे ही बयान है, मतलब उसको बढ़ा चढ़ा के बताने का बयान है। हमला निंदनीय है बहुत, इसका मतलब ये सीरियस इशू है, पुलिस को देखना चाहिए। लेकिन अब पुलिस का मुझे लगता है इतना बड़ा मामला है, मुख्यमंत्री का मामला है, तो पुलिस खुद पत्रकार वार्ता लेकर इस बात की जानकारी देगी, ऑफिशियल रिलीज जारी करेगी कि इसके पीछे क्या अकेला व्यक्ति था, कोई इसके पीछे मोटिव था, कोई गिरोह था, किसके कहने पर किया, या क्या पहले भी आदतन अपराधी रहा है, ये दिल्ली क्यों आया था, क्या कारण था। पुलिस सारी जानकारी इकट्ठा करेगी और जब पुलिस के पास पुख्ता जानकारी और सबूत होंगे, सीडीआर पुलिस निकाल रही कि कोई किसी से कॉल पे बात की थी, किसी से इंस्ट्रक्शन लिए था क्या, उसके बाद पूरी पुलिस सिलसिलेवार जानकारी देगी, ये कब आया, क्यों किया, इसके पीछे कौन है, तमाम चीजों को बताएगी। इसका इतिहास भी खंगाला जाएगा। बिल्कुल, नहीं वो सब बताया भी कुमार सोनू ने कि सीडीआर भी निकल रहा है, सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग भी हो रही है। इतिहास क्या भैया, मतलब इस तरह से अपराधी वृत्ति का रहा है क्या, क्या गुजरात में कभी इसने किसी पर इसने हमला किया है, कभी जेल गया है कि नहीं गया है, किस जो बात आप कह रहे हैं, देखिए अभी वो नहीं आई, हमारे पास वो खबर नहीं है कि ये कुत्ता प्रेमी था और इस वजह से एजेंसी पर नहीं, आपने ठीक कहा, लेकिन अगर ये बात होती तो फिर तो सनकी कहना चाहिए। मानसिक स्थिति कैसी है भी चेक होगा ना, मेडिकल भी चेक होगा। हम अभी तक ये बात ऑफिशियली नहीं आई है, आ जाएगा। मेरा मानना है कि चूंकि मुख्यमंत्री वो बात पर ज्यादा हमला ठीक है। किसी भी स्थिति में बहुत गंभीर है, और आप जब ये कह देते हैं ना सुनियोजित साजिश है, तो दूसरे लोगों के लिए भी बड़ा दूसरे तरह का माहौल बनता है। तो मेरा ये मानना है कि इस पे बयान इस तरह का नहीं आना चाहिए, और जब दिल्ली पुलिस कहे तो फिर प्रमाण के साथ बताए, उसको पकड़ के लेके आए। इंतजार, अभी दिल्ली पुलिस के स्टेटमेंट का इंतजार हमें भी। बड़ी खबर आज की, जो संविधान संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश होने हैं, वो अब से थोड़ी देर में गृहमंत्री अमित शाह रखेंगे लोकसभा के सामने, जिसमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री तक अगर वो किसी आरोप में जिसमें 5 साल न्यूनतम सजा का प्रावधान हो, अगर पुलिस कस्टडी में 30 दिन उनको हो जाते हैं तो 31वें दिन अपने आप वो अपने पद से मुक्त हो जाएंगे, बर्खास्त हो जाएंगे, ये माना जाएगा। ये आज इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और हमने इस पर लंबी चर्चा शुरुआत में की थी कि इसकी जरूरत तब सबसे पहले महसूस हुई अभी जब अरविंद केजरीवाल इतने दिन जेल में रहे शराब घोटाले के मामले में, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा उन्होंने बहुत बाद में जाकर के दिया, तो देश भर में यह बहस थी कि क्या कोई मुख्यमंत्री इतने लंबे वक्त जेल में रहते हुए सरकार चला सकता है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कहा और उन्होंने खुद कहा, हां मैं तिहाड़ जेल से सरकार चलाऊंगा, और कई दिनों तक उन्होंने ऐसा किया। तो यह मामला अदालत तक भी गया, लेकिन वहां से भी इसका कोई निर्णय चूंकि नहीं हो पाया। अब सरकार इसी ग्रे एरिया को एड्रेस करने के लिए ये कानून लेकर के, बिल लेकर के आ रही है, और अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये बिल संसद की संयुक्त समिति को भी भेजे जाएंगे, जेपीसी के पास भेजे जाएंगे, और उसके बाद लंबी चर्चा के बाद इसको फिर पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा जब इस पर वोटिंग होगी। लेकिन आज ये केवल लोकसभा में पेश होंगे और उसके बाद इनको जेपीसी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है। ऑपोजिशन ने, हमने आपको दिखाया ही, इस पर पहले से ही तलवारें बाहर निकालनी और कहा है कि ये तो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स को बर्खास्त करने की, गिराने की साजिश है, और ये टूल, एक हथियार के तौर पर अब एजेंसियों को दे दिया जाएगा। किसी पर भी आरोप लगा दिया जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री पर लगा दो, चाहे उसकी पूरी कैबिनेट पर लगा दो, 30 दिन उसको जेल में रखो गंभीर अपराध के आरोप में, और उसके बाद उसकी सरकार को गिरा दो। और किसी ने यह भी कहा कि ये 30 दिन के लिए, 30 दिन की मोहलत जोड़ तोड़ करने के लिए मिल जाएगी, कि मुख्यमंत्री को अरेस्ट में रखो और फिर वहां उसके साथ आप मोल भाव कीजिए सरकार बदलने के लिए, और इसका इस्तेमाल एजेंसियों के जरिए बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता है। एनीवे, अब ये लोकसभा में पेश होगा, 2 बज गए, किसी भी वक्त कार्रवाई शुरू होती होगी। समीर जी। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि देखिए, कोई भी कानून अगर पास होता है तो उसके हमेशा प्लस और माइनस रहता है। किसी भी कानून के आप गलत उपयोग की संभावना बनी रहती है, लेकिन इस आधार पर कि कहीं भाई किसी कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसकी संभावना है, इसलिए वो कानून न लाया जाए, ये ठीक नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, क्योंकि अब ये जाएगा जेपीसी को, लेकिन जो रुख दिखा, ये इसके पास होने की संभावना है। 100% पास होगा। सरकार बहुमत में है, और जेपीसी में सरकार इसलिए भेज रही है कि भाई सब अपना इसके अंदर जिसको कोई संशोधन करवाना है, कोई अपने विचार वो दीजिए, मानना ना मानना तो सरकार के ऊपर है। जरूर थोड़ी कि जो सब जेपीसी में जो विचार आएंगे सरकार मानी जाएगी। सरकार को लगेगा कि कोई अच्छा ओपिनियन है, कोई अच्छी सलाह है, सरकार उसे कंसिडर करेगी, और सरकार इसे व्यापक चर्चा के बाद लोकसभा में और राज्यसभा में से पार। सर, गृह मंत्री खड़े हो गए लोकसभा में बोलने के लिए। संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि
संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्तापित करने की मंजूरी दी जाए। कर दिया। श्री असाउद्दीन ओवैसी जी। Sir, I stand to oppose the introduction of J&K Reorganization Amendment Bill 2025, Union Territories Amendment Bill 2025, and the Constitution 130 Amendment Bill 2025, sir. Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines the right of the people to elected government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, Parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed through true means. First, executive prime minister can recommend their removal if the council of ministers lose confidence of the legislature. Now this bill would empower the unelected executive bureaucracy to play the role of legislature. Sir, it undermines representative parliament democracy. This amendment would leave the minister and CM at the mercy of executive agencies. The severity of the amendment is not only in the fact that one loses their position if they are arrested, but even if they are detained. Detention and administrative action doesn't require offence to be made. Sir, the chief minister will not be able to accountable people. I want to know from the Honourable Home Minister, as he read Article 74(1), which says that the Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President who shall, in exercise of his function, act in accordance with such advice. Now this bill clearly violates 74(1). Sir, this is the 1933 Gestapo when Gestapo was found in Germany. This government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash an elected government, sir. Indian Constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this House that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose the introduction of all these three bills. This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. And may I tell the Honourable Home Minister, despite his promise on BNS 152 has been used against a senior journalist, Siddharth Vardhan, Assam also. That is why I oppose this introduction of three bills, sir. Thank you. Tiwari. Speaker, sir, I rise to oppose the introduction of these three bills under Rule 70(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha. This bill is squarely destructive of the basic structure of the Constitution. अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए. There should be rule of law. और उस rule of law, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता. You are innocent until proven guilty. This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. The second ground on which I oppose this bill, it violates Article 21, the due process clause. FIR, arrest, charge sheet, and even framing of charge does not in any manner substantiate guilt. In fact, you plead not guilty only after charges are framed against you. This bill turns the fundamental jurisprudence of Article 21 on its head. Number 3, it distorts parliamentary democracy, which is again basic structure, by displacing will of the people through mere custody, bereft of judicial determination. अध्यक्ष जी, ये बहुत ही संवेदनशील विधेयक है. मेरे 2 बिंदु और हैं, मुझे कृपया. चौथा, on the fourth ground is it opens. प्लीज माननीय सदस्य, आप नियम 72 के तहत विरोध कर रहे हैं.
अध्यक्ष जी बिल्कुल, जब कभी बिल आपका सदन में आए, जब आप डिटेल में चर्चा करते, अध्यक्ष जी अभी नियम 72 के विरोध के बाद सारांश बोलने की परमिशन दिए। जो रूल 72 है वो दो चीज कहता है, एक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, एक जनरल ऑपोजिशन ऑफ द बिल जिसकी स्वीकृति आप दे सकते हैं। और क्योंकि ये इतना संवेदनशील विधेयक है, मैं आपसे ये विनती करता हूं इसके ऊपर पूरी चर्चा कराई जाए। मेरे सिर्फ दो बिंदु और हैं। दिस बिल मिस्टर स्पीकर से एक मिनट, आपने कानूनन बात की तो कानून ये भी है कि 72 उसके बाद भी अलाउ करता हूं, लेकिन संक्षिप्त में, बिल्कुल संक्षिप्त में अध्यक्ष जी, आपको डिटेल में चर्चा मेरे सिर्फ दो बिंदु और हैं। दिस बिल ओपन्स द डोर फॉर पॉलिटिकल मिसयूज बाय इंस्ट्रूमेंटलिटीज ऑफ द स्टेट whose arbitrary conduct has been repeatedly frowned upon by the Supreme Court. And finally, it throws all existing constitutional safeguards to the winds. Collective responsibility, judicial review, no confidence motion, and disqualification and conviction. And this makes this amendment excessive, unnecessary, and unconstitutional. इसलिए मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए। श्री एन.के. प्रेमचंदन। Speaker sir, I strongly oppose the bill, 130th constitutional amendment bill, as well as the other two bills. लोकसभा में हंगामा हो रहा है। गृहमंत्री ने पेश कर दिए हैं ये 3 संविधान संशोधन विधेयक, जिसके तहत अगर देश का प्रधानमंत्री भी, कोई मुख्यमंत्री भी, कोई मंत्री 30 दिन से ज्यादा किसी आरोप में हिरासत में रहता है, जिस आरोप में 5 साल की सजा का प्रावधान हो, तो 31वें दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी। फिर आपको बता दें, जैसे अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से कई दिनों तक अपनी सरकार चलाई, उनसे मांग होती रही कि वो जेल में गए, अपनी पार्टी के किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन उन्होंने कहा मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा। ऐसे मामलों में क्या करें? संविधान इस पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देता, इसीलिए यह संविधान संशोधन बिल जो है वो लाए गए हैं। अब ओवैसी साहब ने कहा ये तो हिटलर के गिस्टापो वाला मामला है, ये देश की डेमोक्रेसी पर प्रहार है। मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए, उससे उन्होंने जो कहा मैं आपको बताऊं, उससे मुझे हैरानी इस बात की हुई कि मैंने पूछा भी कि कांग्रेस बोल रही है तो विरोध कौन कर रहा है? जो पीछे लोग चिल्ला रहे हैं वो कौन है? भाई कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति तो खड़ा होकर के डिटेल में अपनी बात कही, उन्होंने 5 पॉइंट बताए, मैं क्यों विरोध कर रहा हूं इस विधेयक का, ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अमित शाह दोबारा बोल रहे हैं, सांसदों की बनेगी जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। संविधान का मत तोड़ो। Sir, I do agree with the Honorable Minister, but at the same time, the members are having the right to oppose the bill at the time of introduction. This is the legitimate constitutional right of each and every member to oppose the bill at the time of introduction of the bill. That is being curtailed. That is the problem which I am trying to say. And the second one is that is disqualified. श्री वेणुगोपाल। Sir, I rise to oppose the introduction of the Constitution Amendment Bill 25, the government of Union Territory. Sir, this जल्दबाजी में लाया गया, इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। संविधान का मत तोड़ो। He took the morality of that point of time. ये विषय नहीं है, गृहमंत्री जी। अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृहमंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। हाँ गृहमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर
इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए। आप 72 के नियम के तहत बोलिए। सर दिस नेम है आपका डायरेक्शन है 19 आप 72 नियम के तहत बोलिए। सर लाइक नहीं है सर, नियम के तहत बोलो आप। सर दिस आपका डायरेक्शन है 19A 19B। हाँ है। Chapter on call भी है। हाँ। Very clearly telling at least 1 week notice is needed for introducing a bill. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail the party. Sir, out of sir, my point one. आप माननीय सदस्य, आप 9 चलो चलिए। धर्मेंद्र प्रधान जी बोलना चाहते हैं? प्रधान नहीं यादव, आपके मेंबरों को बिठाओ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं ये जो तीनों के तीनों विधेयक आए हैं, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, 1 मिनट, संघ राज्य विधेयक, देश देख रहा है आपको, संघ राज्य शासन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्देशित करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त सभा सौंपा जाए। आवाज एकदम से आनी बंद हो गई वहां से। तो अभी आपने देखा कागज फाड़ के भी उछाले जा रहे हैं। गृहमंत्री ने कहा कि मैं इन तीनों विधेयकों को जेपीसी को भेजने के लिए कहता हूं, और इसके साथ ही लोकसभा की कार्रवाई स्थगित भी हो गई। तो काफी हंगामा हो गया लोकसभा में, कागज फाड़ करके उछाले गए। गृहमंत्री से के ऊपर पर्सनल आरोप भी लगाए गए और उनसे कहा गया कि आपके ऊपर तो खुद आरोप रहे हैं, आप जेल में रहे। इसका उत्तर अमित शाह ने दिया खड़े होकर के कि मैं रिकॉर्ड साफ कर देना चाहता हूं कि मैं जितने दिन भी कस्टडी में रहा, मैंने उससे पहले नैतिकता दिखाते हुए इस्तीफा दिया, और जब तक मैं कोर्ट से बरी नहीं हो गया मैंने दोबारा कोई संवैधानिक पद ग्रहण नहीं किया। यह बात उन्होंने कही जब उन पर पर्सनल आरोप लगाया गया। और वो बार बार यह भी कह रहे थे कि जब मैं ये बिल जेपीसी को भेज रही, जब सरकार जेपीसी को भेज रही है बिल, जो उसमें दोनों हाउसेस के सांसद होंगे, इस पर बहस करेंगे, तो इस पर आज इतना विवाद क्यों? जेपीसी में ये डिटेल में बहस होगी। अमित शाह ने फिर उसके बाद खड़े होकर के इन बिल्स को जेपीसी में भेजने के लिए आग्रह किया और उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित हो गई। लेकिन भारी हंगामे के बाद तो विपक्ष का मूड तो हर्षवर्धन जी यहीं से दिखाई दे गया इन कानूनों को, इन बिल को लेकर। नहीं, विपक्ष का मूड तो दिख गया, लेकिन पता नहीं ये लोग जनता के मूड की जरा सी भी चिंता करते हैं या नहीं करते हैं। पहली बार इस तरह का एक कानून आ रहा है जिसमें सरकारें जवाबदेह ठहराई जाएंगी,
सरकारें मतलब सीधे मुख्यमंत्री, सीधे प्रधानमंत्री और सीधे कैबिनेट मिनिस्टर। अब ठीक है, 240 आया, 400 नहीं आया, लेकिन ये सरकार संविधान बदलने जा रही है। तो अगर सरकार को लगता है कि ये देश के हित में है तो वो संविधान तो बदलेगी। संविधान संशोधन मतलब संविधान बदलना ही होता है। राहुल गांधी के अंदाज में भले वो कहें कि बदल जाएगा, 130वां है, यानी 130 बार संविधान लोगों ने बदला क्योंकि संविधान ने इसकी इजाजत दी थी। लेकिन ये सचमुच न समझ में आने वाली बात है। जेपीसी वो जा रहा है, सरकार की नीयत पहले से थी। आपने एक बार हंगामा किया, तब तक समझ में आता है जब तक गृहमंत्री का जवाब नहीं आए। गृहमंत्री को आप कह रहे हैं कि अरे आप भी तो जेल गए थे, आप भी तो गिरफ्तार, तो सब जानते हैं ना। अमित शाह तो तड़ीपार भी थे। और पता नहीं लोगों के ध्यान में है कि नहीं ध्यान में, आप जरा भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर जाइए तो उस पे से भी अमित शाह ने उसको हटवाया नहीं है कि ये तड़ीपार रहे और उनकी हर जीवनी, लेकिन तड़ीपार रहने के बाद कानूनी प्रक्रिया का पालन करके वापस आए। तो इतनी सी सामान्य, और जब आप इस तरह से हमलावर होते हैं तो कई बार लगता है कि शायद या तो आप अमित शाह को और आप आर्म्स एमुनिशन दे रहे हैं। भाई आप उनको कह रहे हैं ना कि अरे भाई आप भी तो गए थे, तो वो बता रहे हैं कि हम तो नैतिक थे, तुम अनैतिक हो। यानी एक तरह से आपने अमित शाह को और हथियार दे दिया। और मैं फिर कह रहा हूं, जब जेपीसी में ये जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह के विरोध की एक बड़ी अजीबोगरीब बात और हुई है। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी के नेता खड़े हुए और उन्होंने बहुत शोर हो रहा था क्योंकि तो बहुत साफ उनकी आवाज नहीं आई। एक तो जब सारे ऑपोजिशन के नेताओं को बोलने का मौका दिया गया, पहले ओवैसी, फिर मनीष तिवारी, फिर प्रेमचंद्रन जी, उसके बाद धर्मेंद्र यादव और केसी वेणुगोपाल। आप ही बोल रहे हो और आप ही हंगामा भी कर रहे हो। केसी वेणुगोपाल ने नाम ले दिया नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का। वो शायद ये कहना चाह रहे थे कि ये बिल उनके लिए, मतलब दबाव में लेने के लिए कि भाई अब तुम कुछ इधर उधर जाने की कोशिश करी तो फिर कानून राजनीतिक मसला है और इतनी राजनीति तो करने की इजाजत सबको होती है। राजनीति में आप ये सब तो करते ही हैं। ठीक है विजय जी, अब इसका भविष्य क्या है इन बिलों का? नहीं, अभी तो मुझे नहीं पता क्योंकि अभी तो बिल पेश ही नहीं हुआ है, मतलब गया नहीं है। कैसे मुझे नहीं समझ में आई ये बात कि क्या हुआ है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को इस समय हाउस एडजॉर्न कर दिया, तो ये बिल के ऊपर तो अभी फैसला ही नहीं हुआ कि हाउस ने क्या जेपीसी को भेजने के लिए क्या प्रक्रिया है? सरकार ने कर दी सिफारिश। सरकार ने सिफारिश करने से थोड़ी होता है। हाउस में तो अभी अप्रूव ही नहीं हुआ वो बिल। अभी तक तो सब विरोध कर रहे थे ना। सब विरोध करने का मतलब था कि बिल पर डिवीजन होगा। विरोध जो कर रहे हैं विपक्षी लोग, उसका मतलब था कि भाई बिल पे डिवीजन लाएगी, बिल पेश होना है कि नहीं होना है। इंट्रोडक्शन पर डिवीजन लिया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है। और इसीलिए वो उन्होंने छोड़ दिया। तो अभी तो वो बिल वापस आएगा जब बिल अप्रूव होगा कि भाई इसको भेज देते हैं, क्योंकि वो डिवीजन होगा तब भी सरकार का ही पक्ष होगा। अब ये बिल हाउस की प्रॉपर्टी तो हो गई ना? हाउस की प्रॉपर्टी तो हो गई क्योंकि टेबल कर दिया है, तो उसको ठीक है। अब इस पर लेकिन अभी जेपीसी का फैसला कुछ भी नहीं हुआ और अप्रूवल भी नहीं हुआ। हाउस का मत लेना पड़ेगा। मत लेना पड़ेगा। ओके, हाँ सर। नहीं तो अब सवाल आपका क्या है? नहीं, सवाल मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि इसका भविष्य क्या होगा इतना हंगामे के बाद। अभी तो इंट्रोडक्शन पर इतना हंगामा है। इसमें जो वेणुगोपाल जी ने जो तीर छोड़ा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, राजनीतिक तीर है। हालांकि जैसा कि सारस जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दो प्रमुख गठबंधन के सहयोगी हैं जिनके कंधों पर ये सरकार टिकी हुई है। तो उन्होंने उनका नाम इसलिए लिया कि भाई देख लो, तुम लोग सरकार के साथ रह के इस बिल को लाने जा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर निशाना है। यानी उनके अंदर एक डबल, उन दोनों नेताओं के अंदर जो है एक क्या कहते हैं, एक असहजता उत्पन्न करना, ये वेणुगोपाल जी ने एक राजनीतिक तीर साधा है। तो ऐसे में अब चंद्रबाबू नायडू चूंकि अगर जेपीसी में जाता है या उसमें जाता है, अगर जेपीसी में अभी तो फैसला नहीं हुआ है लेकिन अभी जाएगा जैसा कि सरकार की मंशा है, तो उसके बाद वहाँ कमेटी में उनके मेंबर भी होंगे, क्या व्यू लेते हैं। जैसे वक्फ वाला था, वक्फ वाले में आप देखिए जब वो जेपीसी में गया तो तमाम सारे संशोधन आए। वो अलग बात है, सरकार ने बहुत सारे संशोधन नहीं माने, सरकार माने या ना माने वो बाध्य नहीं होती। लेकिन वहां पर ये दोनों दल, जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम, इनका व्यू क्या होगा इस बिल पर, ये देखना। वक्फ बिल की तरह उन्हीं को दबाव में लेने की कोशिश करेगा ऑपोजिशन। वक्फ के टाइम पे भी यही किया था, यही कर रहे हैं। उनके बिना तो नहीं पास हो सकता दोनों के, यही किया था। हाँ। उनको दबाव में लेना, और इसीलिए काफी कुछ उसमें जो टीडीपी ने और जेडीयू ने संशोधन सुझाए थे वो लिए भी गए। हाँ, लेकिन इस बार भी, उस वक्त भी बाद में ये प्रूव हुआ कि वो सहयोगी दल पूरी तरह ऑन बोर्ड थे सरकार के साथ। हाँ। तो अब भी अगर ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है तो उनकी जानकारी में और सब कुछ होगा, एनडीए के सब लोगों को मालूम होगा। सेफगार्ड्स कुछ और सुझा दिए जाए, वो दोनों दल अब अपने सुझा दें। नहीं, निश्चित रूप से चंद्रबाबू नायडू की जानकारी में होगा, उनको बता दिया गया होगा और वो इस मामले में साथ देंगे। चंद्रबाबू नायडू ये नहीं कहेंगे नहीं भाई ये मत करो, ये बिल मेरे खिलाफ लेकर आया जा रहा है।
ये बेसिकली पूरा इंडिया इसमें साथ रहेगा और ये बिल आना बहुत जरूरी था। आज अमित शाह जी ने इसको लोकसभा के अंदर पेश कर दिया और मुझे लगता है इस बिल का नाम भी अरविंद केजरीवाल का नाम जोड़ देना चाहिए था कि अरविंद केजरीवाल 130वां संविधान संशोधन बिल, क्योंकि जब भी 400 साल बाद इतिहास में कभी इस बिल की चर्चा होगी तो अरविंद केजरीवाल का नाम आएगा। आप क्यों एकदम तो लोग पूछेंगे ना, जैसे नमो रेल चलती है तो नरेंद्र मोदी से जोड़ देते हैं। केशव नारायण भारती तो लोग जानते हैं। तो 400 साल बाद लोग पूछेंगे ना अरविंद केजरीवाल कौन थे भारतीय राजनीति के इतिहास में, तो आएगा ना कि न भूतो न भविष्यति अरविंद केजरीवाल रहे थे कि जो मुख्यमंत्री रहे, अरेस्ट हुए और 150 दिन जेल में रहे और जेल में रह के मुख्यमंत्री बने रहे। अब भविष्य में इसकी गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी क्योंकि बिल आना है, तो अरविंद केजरीवाल इतिहास में अमर हो गए। लेकिन ये बात है, देखिए अच्छा एक और बड़ी खबर अभी आ रही है। अब्बास अंसारी की सदस्यता बहाल होगी। मुख्तार अंसारी के बेटे इनकी सदस्यता चली गई थी, शायद उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को धमकाया था इस आरोप में। यही था ना हर्षवर्धन जी मामला, तो अब इनकी सदस्यता बहाल होगी। 2022 विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि हमने अखिलेश भैया से बात कर ली है, 6 महीना कोई अधिकारी कहीं नहीं जाएगा, और जिसके बाद निचली अदालत ने इनकी सदस्यता हाई कोर्ट ने इनको हेट स्पीच के मामले में बरी कर दिया, तो इस आरोप में बरी हो गए, इनकी सदस्यता बहाल हो गई है। अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और इनकी सदस्यता चली गई थी विधानसभा चुनाव से पहले, 2022 के इलेक्शन से 2022। ये है किस पार्टी में, ये भी दिलचस्प। इनकी पार्टी भी अभी साफ नहीं है। नहीं, ये सुभाष राजभर की पार्टी में है, सुभाष ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में। लेकिन अब एनडीए का हिस्सा है। 2 साल की इनको सजा हुई थी सरकारी कर्मचारियों को धमकाने के आरोप में, और अब हाईकोर्ट ने इनकी सदस्यता जो है वो बहाल कर दी है। तो अब ये विधायक बन जाएंगे। ये है कि आपने ठीक याद दिलाया कि उस वक्त भी ये पूछते थे लोग कि भाई ये कौन से गठबंधन में, ये तो पता करो, है तो ये एनडीए का हिस्सा नहीं। और उस पर बड़ा रोचक जवाब देते थे राजभर जी। वो कहते थे तो उस वक्त हमारा समझौता था, तो अखिलेश जी कहे कि बड़ा आरोप है इनके ऊपर, तो हम अपनी पार्टी से नहीं लड़ाएंगे, तो आप हमारी पार्टी से लड़ा दीजिए। तो सुभाष पास नहीं सर, लेकिन ये अभी हॉट पोटैटो बीजेपी के लिए है। हाँ बिल्कुल है। अब क्या करेंगे, अब ये विधानसभा में तो सत्ता पक्ष में बैठेंगे ना जाकर के, तो बैठना ही पड़ेगा। योगी जी के पीछे वाली रो में बैठेंगे जाके। नहीं बिल्कुल बैठेंगे, लेकिन मूल बात तो वही है ना, क्या वो किसी भी मसले पर जहां विप होगा वहां कहीं और जा पाएंगे अगर सुभाषपा ने कर दिया? सवाल ये नहीं है। महाराष्ट्र में आपने नवाब मलिक के मामले में बिल्कुल क्लियर कह दिया देवेंद्र फडणवीस ने कि ये व्यक्ति नहीं आना चाहिए। नहीं एनसीपी में आप समझ, दोनों का फर्क समझिए। उस वक्त तो चुनाव होना था, हाँ। इस वक्त चुनाव हो गया था, ये चूंकि उसके बाद आए ना, तो एक गैंगस्टर का बेटा चलेगा बीजेपी को? ये ओम प्रकाश राजभर के साथ पार्टी में थे, उसके बाद आए, और इसी सरकार ने तो इनकी सदस्यता रद्द करवाई। नहीं, अब क्या होगा? केस लड़के अब बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी या नहीं? राजभर बिल्कुल बनाएगी, क्यों नहीं बनाएगी। ठीक है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी ने अब अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ गए। नरेंद्र मोदी उनके प्रस्तावक थे। कई केंद्रीय मंत्री, एनडीए के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सब आज उनके नॉमिनेशन के वक्त मौजूद रहे। सीपी राधाकृष्णन ने उनके नामांकन में प्रधानमंत्री ने प्रस्तावक की भूमिका निभाई। इस वीपी इलेक्शन में जो सबसे साफ साफ नजर आ रहा है वो ये कि अलायंस नहीं टूट रहा है। हमने भी इसकी बड़ी चर्चा की, चंद्रबाबू नायडू इधर से टूट कर उधर जाएंगे क्या, स्टालिन उधर से टूट कर इधर आएंगे। अब ऐसा नहीं हो रहा है। एनडीए के साथ ही एनडीए के साथ है, इंडिया अलायंस के साथ ही इंडिया अलायंस के साथ है। अब जैसे जो इसमें अलग है, तीसरा पक्ष है जो, उन्होंने अपनी साइड चुन ली है। इंडिया अलायंस की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को कैंडिडेट बनाकर ये कोशिश की गई थी कि चंद्रबाबू नायडू उनके समर्थन में आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके बेटे हैं नारा लोकेश, उन्होंने पोस्ट करके लिखा है, उन्होंने पहले एक अपनी तस्वीर डाली है इन्हीं के साथ, सीपी राधाकृष्णन जी के साथ, और लिखा है नो एम्बिग्विटी, ओनली वार्मथ, रिस्पेक्ट एंड रिजॉल्व, द एनडीए स्टैंड्स यूनाइटेड। एनडीए एकजुट है। तो उन्होंने साफ कर दिया कि हम इन्हीं का समर्थन करने जा रहे हैं। अब जो मैंने कहा आपसे, तीसरा पक्ष जो ना एनडीए में है ना इंडिया के घटक दल हैं, ऐसी एक पार्टी है वाईएसआरसीपी, जगन मोहन रेड्डी। इन पर भी सवाल था कि ये किनको चुनेंगे, तो उनको को बहुत ज़्यादा बड़ा फैसला लेना नहीं पड़ा। उन्होंने भी कहा कि मैंने पहले ही राजनाथ जी से फोन पर, क्योंकि कमिट कर दिया था कि हम एनडीए के उम्मीदवार का साथ देंगे, तो वो दे रहे हैं। इसकी कंफर्मेशन उनके सांसद वाई.बी. सुब्बा रेड्डी ने की है, और उन्होंने कहा हम तो ये चाहते थे कि ये इलेक्शन हो ही ना, ये एकमत से चुनाव हो जाए। हम अब भी वही चाहते हैं, हमारी कमिटमेंट सीपी राधाकृष्णन जी के साथ है, हम उनका साथ देंगे। Honorable Defence Minister Rajnath Singh ji has spoke to our party president Jagan ji and seek the support of YSR Congress Party for NDA candidate. Our party president Jagan Mohan Reddy
has discussed with our senior leaders and parliament members, and he felt that constitutionally highest positions like president, vice president, if we elect unanimously without contest, it will be good for the country and for the democratic system. But unfortunately today India Black has announced their candidate also. So in these circumstances, our party, President Jagan Mohan Reddy has decided to support NDA Black. उन्होंने कहा ये अनफॉर्चुनेट है कि ऑपोजिशन ने वाईबी जो दूसरे जो उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी उनको खड़ा किया है। इलेक्शन नहीं होना चाहिए था, ये एक मत से चुनाव हो जाना चाहिए। समीर जी खबर दे रहे थे कि बीजू जनता दल ने भी एनडीए का समर्थन के सांसद का भी बयान आया है कि मतलब हम एनडीए को समर्थन करेंगे इस मामले में। तो ये नॉन अलाइंड पार्टियां जो हैं, हाँ, वो लगभग इनमें से दो बड़े दल इधर आ गए। नहीं, और बड़ी खबर ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अंतिम समय में एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन दे। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान नहीं है आधिकारिक रूप से कि वो इंडिया के उम्मीदवार को समर्थन करेंगे। हालांकि ठीक है कि अभी शिबू सोरेन ने अभी चार्ज संभाला है, उन्होंने अभी वो हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन की मृत्यु के बाद वो लगातार उनके गांव नेमार में थे, कल ही वो लौटकर आए हैं, तो अब उनका बयान भी आएगा। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई आधिकारिक बयान उन्होंने दिया है ना उनकी पार्टी किसी ने नेता अभी तो लग रहा है। लेकिन जहां तक नंबर्स का सवाल है तो एनडीए का ने गैप बढ़ा दिया, बिल्कुल बढ़ा दिया है। और अभी तो समय है, 9 तारीख को वोटिंग होने वाली है, अभी 2 वीक से ज्यादा समय, अभी तो टूट होने वाली है। आज तो नॉमिनेशन। अच्छा देखिए, अब आरोप भी हो रहे हैं एक दूसरे दोनों कैंडिडेट के ऊपर, दूसरे वाले लोग जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं। जैसे सीपी राधाकृष्णन जी के लिए कल लोगों ने कहा कि ये तो संघी है, यही शब्द इस्तेमाल किया गया, हिंदुत्ववादी हैं, विचारधारा की लड़ाई है, हम इनका समर्थन किसी सूरत में नहीं करेंगे, कनिमोजी ने कहा डीएमके से। अब ये जो बी सुदर्शन रेड्डी साहब हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, इनके 2 फैसलों पर विवाद हो गया। बीजेपी ने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाया कि 2011 में छत्तीसगढ़ में पूर्व नक्सलियों का एक संगठन सलवा जुदुम बनाया गया था। छत्तीसगढ़ की सरकार ने, उस वक्त हरमन सिंह थे मुख्यमंत्री, उन्होंने बनाया था नक्सलियों से लड़ने के लिए। उसको इन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो बीजेपी कह रही है कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया था सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए सुदर्शन रेड्डी साहब ने। इन पर दूसरा आरोप यह लगाया गया कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके केस को रीओपन करने के लिए अपील सुप्रीम कोर्ट में गई थी। जिस बेंच ने उस अपील को ठुकरा दिया उसमें भी सुदर्शन रेड्डी साहब थे। तो अब इनके फैसले निकाल करके आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर मैं कह सकूं कि नेशनलिस्ट सोच के आदमी। सर एक और मामला जोड़ा इनके साथ। ये लोकायुक्त तो गोवा के जब बनाए गए थे, मनोहर पर्रिकर ने बनाया था, तो कांग्रेस ने तो काले झंडे दिखाए थे इनको कि ये मनोहर पर्रिकर के आदमी है। ये इनको मनोहर पर्रिकर ने लोकायुक्त बनाया था। अब बीजेपी को अब याद आ रहा है इनके फैसले, और जब लोकायुक्त मनोहर पर्रिकर ने बनाया था तो कांग्रेस विरोध कर रही थी कि ये भी तो बीजेपी के आदमी हैं। देखिए, जब जज होता है आदमी, उस वक्त किस परिस्थिति में कौन सा फैसला देता है, और ये बेसिकली अगर वैचारिक रूप से देखें तो ये सोशलिस्ट विचारधारा के हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए भी इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की स्मृति में व्याख्यानमाला आयोजित करवाई थी। अभी ये ग्वालियर में आईटीएम यूनिवर्सिटी, वहाँ भी गए थे लोहिया जी पे बोलने। तो इनका वैचारिक जो रुझान जो है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ रहा है, जो भारत का जो समाजवादी ये विचार रहा है। तो अब उस लिहाज से सलवा जुलूम को, जहाँ तक मामला सलवा जुलूम को लेकर बहुत विवाद था। सलवा जुलूम को लेकर के छत्तीसगढ़ के तमाम सारे संगठनों ने कहा था कि भाई नागरिकों को हथियार, हाथ में हथियार देके आदिवासियों को आदिवासियों से लड़ाने का जो चल रहा है उसका बहुत विरोध हुआ था बहुत उस वक्त। और उस वक्त जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया तब इन्होंने उसको गैरकानूनी घोषित किया था। तो इसलिए उस समय के फैसलों को लेकर के बताना, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से, मेरी अपनी राय है कि दोनों प्रत्याशी जो है ठीक है वो विवाद रहित है उस तरह से। उनके कोई इस तरह का कोई चार्ज नहीं है, ना राधाकृष्णन जी पे है ना सुदर्शन रेड्डी जी पे है। एक आरोप, एक चीज और निकाली गई इनके खिलाफ, सुदर्शन रेड्डी जी के खिलाफ, कि अभी जो ये गाजा और इजराइल की लड़ाई चल रही है, इसमें कुछ लोगों ने ये मुहिम चलाई थी और चिट्ठी लिखी थी, शायद सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी कि भारत सरकार इजराइल को हथियार ना दे। हम उस लड़ाई में छोटे हथियार जो हैं वो सप्लाई शायद कर रहे होंगे, जो भी है। तो ये अपील की गई थी कि इससे रोका जाए भारत सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने वो शायद मामला दस्तखत होंगे, इन्होंने भी उसमें दस्तखत, मानवाधिकारवादी हैं बताया ना, तो इसलिए किए होंगे। होता है लोगों की कैसी टाइम में तो किए थे उसमें दस्तखत। बताइए त्रिपाठी जी, अब एक जज रहे हैं तो फैसलों पर टीका टिप्पणी होगी? नहीं, उनके फैसलों पर टीका टिप्पणी नहीं हो रही है, लेकिन मतलब जो उनका पूरा जजशिप का कार्यकाल है
ठीक है, अच्छा है, मनोहर पर्रिकर जी ने बनाया, तो ये तो इस सरकार पे कई बार इनके समर्थक नाराज होते ही हैं कि कांग्रेसी और कम्युनिस्ट अभी भी भरे हुए हैं। ये तो बार बार कहा जाता है ना कि 10 साल की 11 साल की मोदी सरकार हो गई, लेकिन फिर भी अभी कई जगह निकाली है तो वहाँ कांग्रेसी और कम्युनिस्ट सोशलिस्ट सब भरे रहते हैं, वो तो संघी नहीं बिठा रहे हैं। लेकिन ठीक है, ये दूसरा पक्ष हो गया। मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि इस लड़ाई को कैसे किया विपक्ष ने। विपक्ष ने तय करके बी सुदर्शन रेड्डी को किन वजहों से चुना। पहले कहा भाई कोई दक्षिण भारत का ही होगा, यानी दक्षिण में दक्षिण लड़ाओ, तो वो तो ओबीसी हैं राधाकृष्णन जी, रेड्डी जी तो ओबीसी नहीं है, क्यों कोई ओबीसी नहीं ले आए भाई? ले आना चाहिए था, कोई ओबीसी लाना चाहिए। रेड्डी तो बहुत पावरफुल वहां के लोग हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के। फिर इनके फैसलों की बात करेंगे तो कौन लोग उसमें शामिल थे? उस लड़ाई को लड़ने जो लोग गए थे वो सब के सब वो कम्युनिस्ट लोग थे, और कम्युनिस्ट नहीं अर्बन नक्सल्स थे। जब हम कहते हैं कि सलवा जुडूम ठीक नहीं है, तो आज डीआरजी क्या है? नक्सलवाद कैसे खत्म हुआ? माफ कीजिए। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वजह इस लड़ाई को वैचारिक लड़ाई की तरफ ले जाने की जो कोशिश हुई वो ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, अगर राधाकृष्णन जी को ये न कहा जाता कि ये तो हिंदुत्व वाला तमिलियन है, मतलब बड़ा विचित्र है ना। ऑपोजिशन ने कहा जब आप ऐसे कहेंगे तो फिर आपका निकाला जाएगा क्यों सुदर्शन रेड्डी जी बनाए गए, तो पता चला कि भाई इनके ये निर्णय है, तो राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद की लड़ाई हो गई। राष्ट्र बनाम नक्सलवाद हो गया। लीजिए, बड़े स्पष्ट तौर पर है, इसमें कोई कहने की बात है क्या? नक्सलवाद कहां से आ गया? नहीं, वो नक्सलवादी, अरे भाई जज ने एक फैसला दे दिया, अब क्या आप रंजन गोगोई को हिंदुत्ववादी कह देंगे? रंजन कहा गया ना, नहीं, राधाकृष्णन जी को राधाकृष्णन का अलग बात है, जज का जो फैसला नहीं, जज का फैसला है उसको आप, अब रंजन गोगोई ने राम मंदिर बनाने का फैसला दिया तो क्या हिंदुत्ववादी हो गए वो? सर एक मिनट, नहीं, तो चीफ जस्टिस, बड़ा अच्छा आप कह रहे हैं, रंजन गोगोई को विपक्ष के लोग क्या कहते हैं ये आपको ध्यान में नहीं है क्या? कहते हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं मैं बताऊं? नहीं, ये हम कमाल कर रहे हैं। आपके मन में सोशलिज्म से लेके सारे विचार अचानक उन जज को लेकर आ गए। राम मनोहर लोहिया जी का व्याख्यान भी आपको याद आ गया, तो है और सामान्य मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद की हो गई। आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया ना, भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है, हो कैसे गई भाई? कौन सी डिबेट? सर आप जज बन जाइए, वोट देंगे सुदर्शन, आगे बढ़ना है, आप इसमें जज बन जाइए। जो नक्सल जो सुदर्शन रेड्डी को वोट देंगे नक्सलवादी हो जाएंगे। सर जज विनय जी जज है सर। नहीं, दोनों बातें हों, लेकिन क्या ये चुनाव राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद पर हो रहा है? क्या ऐसा नहीं हो रहा अभी तक। मोटे तौर पर ये पॉलिटिकल लाइन पर चल रहा है, और संघी कहना कोई मतलब संघी कह के क्या करना चाहते हैं? कोई आरोप थोड़ी है संघी होना। नहीं, आरोप की तरह ही कहा गया। आरोप की तरह, लेकिन वो जैसे आप कम्युनिस्ट कहते हैं किसी को, ये वो कम्युनिस्ट भी थे, तो कम्युनिस्ट भी आरोप नहीं है, संघ भी एक विचारधारा है, दोनों विचारधारा। और मुझे नहीं लग रहा कि ये नक्सलवाद बनाम राष्ट्रवाद कोई चुनाव हो रहा है, और ओबीसी का भी जो चुनाव होना था वो नहीं हो रहा। ये पूरा एक बैलेंसिंग पॉलिटिकल बैलेंस जो है उसी के आधार पर जल्दी से और खबरों की बात करते हैं। राहुल गांधी का हमने डिस्कशन शुरू किया था, वो रह गया। क्या इशू था? राहुल गांधी ने ये कहा कि एक तो बहुत जबरदस्त रिस्पांस है मेरे वोट चोरी के आरोप का। फिर हमने आपको वीडियो दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि अडानी पहले तुम्हारा ये वोटर कार्ड छीनेंगे और फिर तुम्हारी जमीन अडानी अंबानी को दे देंगे। उनसे एक महिला ने मिलकर के कहा था कि मेरा वोट कट गया है, उस महिला उसके पूरे परिवार का वोट बना हुआ है। अब ये भी फैक्ट चेक हो गया। इससे पहले आदित्य श्रीवास्तव ये बात कह चुके हैं, जिसका नाम राहुल गांधी ने लिया था। एक मिंता देवी की बात कही थी कि 124 साल की महिला है ये, पता लगा उसने खुद ही गलती से अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी थी। फिर ये अभी रंजू देवी जिनका मैंने आपको बताया, गुरकीरत सिंह डांग आ गए थे, इनका भी जो एपिक नंबर है वो दिखाया था राहुल गांधी ने कि इनके मल्टीपल वो बने हुए हैं। तो इतने सारे लोग जो है सामने आकर के कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हम पर जो आरोप लगाए वो गलत आरोप हैं। अब लेकिन इससे राहुल गांधी की मुहिम पर क्या असर पड़ रहा है बताइए समीर जी? फैक्ट चेक हो रहा है लगातार। निश्चित रूप से, और राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए कि लगातार आप जो चीजें सार्वजनिक कर रहे हो, आप ट्विटर पे बता रहे हो, आप वीडियो जारी कर रहे हो, आप लगातार दूसरे दिन उस बात का खंडन हो जाता है, वो बात गलत निकलती है लगातार लेकर। ना आपको सुप्रीम कोर्ट से मदद मिल रही है, ना आपको हाई कोर्ट से मिल रही है, ना जिन लोगों को आप बता रहे हो कि 2-2, 3 दिन वोटिंग कर रहे हैं वो आपके समर्थन में नहीं आ रहे। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की जो गंभीरता को लेकर जो पहले भी प्रश्न लगता रहा है कि राहुल गांधी कोई भी बात बिना सोचे समझे बोल देते हैं और बाद में पार्टी के लिए वो एक परेशानी का सबब बनता है, वो विपक्ष के लिए भी बनते हैं। मुझे लग रहा है राहुल गांधी को यह देखना चाहिए। आप लगातार, आपने पहले कह दिया कि मृत लोगों के साथ चाय पीने का आनंद मुझे मिला है, वो गलत
हो गया, आपने रंजू देवी जी का जिक्र किया, वो अब बात सामने आ गई। इन्होंने तो और गंभीर बात कह दी ना कि मुझे तो यहाँ के बिल्कुल, लोग लोकल सरपंच लेके गए थे मुझे। हाँ, सरपंच सचिव बोला उन्होंने, हाँ, वार्ड सचिव वो ले गया था। सचिव सरपंच था, सरपंच के कहने पे मैं वहां गई थी। तो ये दिख रहा है कि किस गंभीरता से आप इस मुहिम को लेकर जा रहे हो। राहुल गांधी की विश्वसनीयता इससे लगातार खतरे में पड़ रही है, और आप जिस तरीके से बिहार के अंदर इस तरीके से कर रहे हो, मुझे लग रहा है जनता भी इस बात को मानेगी। एक आपका कमेंट हर्षवर्धन जी, राहुल गांधी के साथ बात पर। जितने नाम राहुल गांधी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निकले, सब झूठ निकला। जिनको लेकर वो जीप पर खड़े होकर या कुर्सी पर बढ़िया से स्क्रिप्टेड अनस्क्रिप्टेड जिनसे बात की, वो झूठ निकला। अब क्या देश को चाहिए? नेता प्रतिपक्ष देश में झूठ अफवाह फैला रहे हैं, और वही लोग जिनको वो लेकर जाते हैं वो बाहर आकर कहते हैं कि भैया चाहे वो रंजू देवी हो, चाहे सुबोध कुमार हो, चाहे गुरकीरत सिंह डंग हो, चाहे मीनता देवी हो, चाहे आदित्य श्रीवास्तव हो, सब बता रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अब इससे जुड़ा हुआ मामला अखिलेश यादव ने उठाया था। अखिलेश यादव ने कहा कि आप राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे हो, मैंने तो एफिडेविट दिए थे यूपी के चुनाव को लेकर के कि इतने लोगों के वोट कट गए। इसका जवाब नहीं आया। उन्होंने उसकी शिकायत की रिसीप्ट जो उनको मिली थी चुनाव आयोग से, वो भी सार्वजनिक कर दी थी। अब उसी का असर कहिए कि अब अलग अलग जिलों से उत्तर प्रदेश के कहीं डीएम, कहीं इलेक्टोरल ऑफिसर, वो उनके आरोपों के जवाब दे रहे हैं। जैसे डीओ लखनऊ ने लिखा कि आपने शिकायत की कि इस इलाके में 13 मतदाताओं का नाम कट गया, तो हमें यह पता लगा है कि एक व्यक्ति यहां से जो है वो छोड़ करके चला गया था, इसलिए उसका नाम काटा गया। तो अलग अलग वजह बताई गई हैं। डीएम कासगंज ने लिखा, आपने 7 मतदाताओं के नाम कटने की बात कही थी, इन सबके नाम मतदाता सूची में विद्यमान है। एक मतदाता की मृत्यु होने के कारण उनकी पत्नी के द्वारा फॉर्म 7 भरा गया था, जिसके आधार पर मृतक का नाम विलोपित किया गया। ये बात हुई। ऐसे ही डीएम जौनपुर ने भी उनकी बात का उत्तर दिया है। लेकिन अब यह पूछा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि ये जवाब अब क्यों आ रहे हैं, ये तब क्यों नहीं आए जब हमने शिकायत की थी? देखिए 18,000 एफिडेविट दिए अखिलेश जी का कहना है, और ये अभी जवाब आए 6-7 के कि 7 के नाम काट दिए, 8 काट दिए। नंबर 1। दूसरी बात ये है कि बात सही है कि ये एफिडेविट तो उन्होंने 2022 के चुनाव के बाद दिए थे, आज है 2025। तो अभी तक क्या चुनाव आयोग के जो ये अधिकारी थे, जो डीएम लोग से, ये सो रहे थे क्या? कायदे से तो अगर एक पार्टी का अध्यक्ष और एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर एफिडेविट दे के 18,000, एक तरफ तो राहुल गांधी से आप एफिडेविट मांग रहे हो और वहाँ 18,000 एफिडेविट पड़े हुए हैं, वो जो 30 दिन के अंदर देने होते हैं, उसी नियम के तहत दिए गए जिस नियम के तहत राहुल गांधी से मांगा जा रहा है, तो वो उन्होंने दिए। अब आप जवाब दे रहे हो जब अखिलेश यादव ने बार बार सार्वजनिक मंच पर इस मुद्दे की चर्चा की। हालांकि जवाब सारे उनको गलत साबित करने वाले आ रहे हैं। नहीं, 18,000 में 7 के जवाब आए ना जी। कितने आए सर? मेरे पास वो लिस्ट नहीं है। अब हम 100 आदमियों की बात करो, एक आदमी हो जाए तो गलत साबित, मैं प्रयास की बात कर रहा हूं, गलत साबित हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि कोशिश ये है इन सब जवाब के जरिए बताने की कि आपने गलत आरोप लगाया। ये तो चुनाव आयोग तो अपने को अपनी सफाई दे ही ना। उस वक्त चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया था। आज अखिलेश जी ने नए सिरे से ये रिसीट सामने रखी है। 2022 मुझे याद आ रहा है, उस वक्त बाकायदा उस वक्त के चुनाव आयोग के साथ इनका संवाद हुआ था। उसके बाद फिर बाकायदा हर सीट से निकालकर, और मुझे वो बयान याद है कि मुस्लिम और यादव, इन्होंने तो ये तक कहा था कि हर विधानसभा से 10-10 हजार वोट काटे गए हैं, मुस्लिम और यादव। उसके बाद ये एफिडेविट इन्होंने जवाब तब भी दिए गए थे। जवाब तब भी दिए गए। अच्छा, चलिए ठीक है। अब एक खबर जो महाराष्ट्र से आई, पिछले कुछ दिनों से ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने की चर्चा बहुत तेज थी। अब इस बीच एक इलेक्शन हुआ जिसको पहला इम्तिहान कहा गया है इन दोनों भाइयों की जोड़ी का, बेस्ट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जिस पर पिछले कई सालों से, लगभग एक दशक से, शिवसेना यूबीटी मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी से जुड़े हुए लोग जीतते रहे। उसके अंदर 21 पोस्ट हैं, मतलब एक पैनल बनता है, उस पर 21 पोस्ट के लिए लोग खड़े होते हैं। तो एक पैनल वहां खड़ा किया गया था, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ थे उनकी तरफ से, दूसरा बीजेपी से जुड़े हुए लोगों ने उसमें चुनाव लड़ा था, और वो सारी पोस्ट बीजेपी जीत गई है। तो वहां उस पर जो एक चल रहा था राज उद्धव ठाकरे का इस क्रेडिट सोसाइटी के ऊपर, वो टूट गया है। और इसी के साथ ये कहने का मौका बीजेपी को मिला कि भाई साथ भी आ गए तो भी कोई कमाल नहीं कर पाए। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो ये राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बेसिकली जो शिवसेना की कामगार सेना है उसका मजदूरों के और अंदर बेस कर्मचारियों में लंबे समय से दबदबा रहा था, और शिवसेना टूटने के बाद भी वो उद्धव ठाकरे के साथ बना रहा था दबदबा। लेकिन जो चुनाव हुआ है उसमें निश्चित रूप से उनको एक भी सीट न मिलना एक बहुत बड़ा सेटबैक के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से समर्थित जो पैनल था उसको 7 सीटें मिली है। शशांक राव जो है, जो बेस के पहले कर्मचारी थे, वहां के लीडर है, उनका जो पैनल था उसने 14 सीटें वहां जीती है। तो शशांक
ऑफ पैनल को वहां बेसिकली बहुमत मिला है, लेकिन उद्धव ठाकरे और राज बीजेपी लाइन है नहीं, ये इंडिपेंडेंट है, बीजेपी अलाइन नहीं है। उनको 14 सीटें वहां मिली है, बीजेपी अलाइन को 7 सीटें वहां मिली है। लेकिन एक बड़ी झटका उद्धव ठाकरे के लिए माना जा रहा है, क्योंकि यही जो ग्राउंड रूट लेवल के जो वर्कर है, यही उद्धव ठाकरे का बैकबोन माना जाता था। आप एक भी सीट नहीं जीत पाए बेस्ट के अंदर, जहां आप सालों से आपका दबदबा रहा था। ये बता रहा है कि बीएमसी में किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों पर पकड़ छूट गई है, पूरी तरीके से खत्म हो गई सर। और ये दोनों भाइयों का टेस्ट भी था, हालांकि इसमें बड़े मार्जिनल प्लेयर थे, राज ठाकरे केवल 2 सीट पर थे, लेकिन फिर भी उनके लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पूरा जो संगठन है शिवसेना का, उसकी ताकत है ये, जो लोग उसके वोटर हैं, एक तरह से समझना चाहिए, वो संगठन उसके लिए मुश्किल है। और अभी ये इसको आप शिवसेना बीएमसी के चुनाव के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बीएमसी में भी वही ताकत शिवसेना की है, लोकल्स की उस पर। सर 2-3 अंतर्राष्ट्रीय खबरें आप एक साथ बता देता हूं, आप फिर उस पर थोड़ा बताइएगा। चीन के विदेश मंत्री भारत में थे, इन 3 लोगों से मुलाकात की इन्होंने। मैंने आपको कल भी बताया था कि बड़े पावरफुल फिगर हैं चाइना की सरकार के। प्रधानमंत्री से मिले, उनसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिले, बॉर्डर की बात की। बॉर्डर विवाद को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, इतना ही कहा गया कि शांति बरकरार है। उससे पहले विदेश मंत्री से मिले थे। हमारी 3 डिमांड थी कि हमारा आयात होता है रेयर अर्थ मेटल्स का, टनल बोरिंग मशीन्स का और फर्टिलाइजर का, वो चाइना ने रोक दिया था। खबर है कि उस पर बात बन गई है, वो आयात भारत को होना शुरू दोबारा हो जाएगा। एक तो बात ये, अब ये यहां से गए हैं पाकिस्तान, तो इसकी बात सर पॉइंट नंबर 1। दूसरा, व्हाइट हाउस ने भारत की बात करते हुए सवाल का जवाब देते हुए एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने भारत पर 25%, ये जो रूस से तेल खरीदने के नाम पर हम पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है, अभी तक तो टैरिफ हो रहा था। अब व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने शब्द इस्तेमाल किया सैंक्शन। उन्होंने कहा हमने रूस पर दबाव डालने के लिए कि वो युद्ध रोक दे यूक्रेन के ऊपर, हमने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाया। सैंक्शन और टैरिफ में क्या अंतर है सर? लीगल तरीके से देखें तो है, टैरिफ को केवल आप बिजनेस की टैक्स के तौर पे देखेंगे, बिजनेस की तरह से। सैंक्शन जो है एक पॉलिटिकल डिसीजन, पेनल्टी टाइप नहीं, पेनल्टी पॉलिटिकल डिसीजन है, प्रतिबंध है, और वो पॉलिटिकल डिसीजन हो गया, डिप्लोमेटिक डिसीजन हो गया। टैरिफ को आप एक बिजनेस के डिसीजन के तौर पे भी आप देख सकते हैं, तो वो मतलब उसे ज्यादा गंभीर तरीके से देखें। अब क्या माने आप? हम ये अमेरिका कह रहा है कि हमने प्रतिबंध लगाया भारत के ऊपर, प्रतिबंध लगाया, उसको मानेंगे, और मतलब रिश्तों में थोड़ी सी खटास और बढ़ रही है, जो कम होनी चाहिए थी। लग रहा था कि रूस पुतिन के साथ जो मुलाकात हुई है, जिस आखिरी प्रतिबंध सर हम पे कब लगा था? न्यूक्लियर टेस्ट पर, 98 में, 27 साल पहले, अटल जी के टाइम में। हाँ, तो आज हमने उसको भी झेल लिया था, इसलिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उस समय तो बहुत सैंक्शंस लगे थे और बहुत सारे देशों ने लगाए थे, केवल यूएस ही नहीं था, यूरोप ने भी लगाए। लेकिन अजीबोगरीब बातें हो रही, जैसे ये सैंक्शंस शब्द का इस्तेमाल करना। उनके जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटरव्यू में अभी ये कहा कि ये देखिए आप, उसने सवाल वही भारत चीन का ही होता है कि चीन के ऊपर क्यों नहीं प्रतिबंध और भारत पर के ऊपर क्यों। तो उन्होंने कहा यूक्रेन युद्ध से पहले चाइना 14% तेल खरीदता था, आज 16% खरीदता है, तो कोई अंतर नहीं है। भारत लेकिन 1% पहले खरीदता था रूस से, आज 40% खरीदता है, इसलिए भारत को हमने सिंगल आउट किया। ये तो बहानेबाजी है। 40% आप रूस से गैस ले रहे हो, रूस से आप बात कर रहे हो, और भारत रूस से ले रहा है, तो आप कह रहे हो कि 40% खरीदता है, तो सैंक्शन लगा रहे हैं। तो ये तो दोहरा मापदंड है अमेरिका का। और असली बात क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में? जिसके गट्टे में ताकत है उसकी है वसुंधरा। तेकर शीश आशीष मिले हैं, यही विश्व की परंपरा। और सबके बीच हमारे विदेश ताकत है तो आपको सब कुछ है। विदेश मंत्री हमारे जो है रूस गए हुए हैं, क्या अब मतलब हमारे और अमेरिका के रिश्तों को अब किस शब्द से डिफाइन करेंगे आप? अभी तक तो स्ट्रेटेजिक एलाई कहते थे, अब नहीं। देखिए, स्ट्रेटेजिक एलाई तो अभी भी हैं, लेकिन मुश्किल अब ये है कि ट्रंप के कौन से कोने में अहंकार वाला बहुत तेज से चिपक गया है, वो नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि जब हम सैंक्शन कहते हैं तो हम एक तरह से किसी एक देश को इकोनॉमिक राइवल के तौर पर देखते हैं, जो सबसे खतरनाक तरीके से होता है दुनिया में। इसको सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना, आप सबसे हार्श जाते हैं, एक्सट्रीम जाते हैं, तब ये करते हैं। अगर अमेरिका ये कर रहा है तो क्या अभी जब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या जब भी ये समझौता हो जाएगा रशिया यूक्रेन का, तो उसको कैसे वो यूटर्न लेगा या कैसे वो बैक करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भारत की जहां तक बात है, भारत ने अपने ऑल्टरनेटिव्स के तौर पर किए हैं, सतर्कता के साथ बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसको पता है किधर जाना है। सर, और इस सब में इंडिया रशिया भी, जयशंकर जी की तस्वीर है जो रूस गए हुए हैं। देखिए, भारत इस बात को जानता है कि भाई शी जिनपिंग लंबे समय से चाइना में और अभी रहेंगे।
रशिया में पुतिन भी रहेंगे, लेकिन ये जानता है कि अमेरिका में ट्रंप ज़्यादा समय नहीं है, 3.5 साल का समय है। भारत उसको बहुत बेहतर तरीके से निकालेगा और रशिया के साथ और अब भारत के जो संबंध बने हुए वो किसी भी स्थिति में मतलब डावाडोल नहीं होने वाले। भारत रशिया के साथ जिस तरीके से तेल खरीदता रहेगा, और चीन के साथ नया फ्रंट भारत एक तैयार कर रहा है बिजनेस का। जो चीन के विदेश मंत्री आए थे, अब प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब अमेरिका की ज्यादा चुनौती बढ़ेगी। भैया ईरान से भी तेल खरीदने को मना करते थे, हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन रूस का साथ नहीं छोड़ा। रूस का कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। रूस के साथ लंबे हमारा एक एसोसिएशन रहा है, हथियार हम लेते रहे, डिफेंस के लेते रहे, उसके कंपोनेंट्स रशिया से लेते हो। प्रधानमंत्री मोदी से पुतिन ने बात की थी अमेरिका, अभी अलास्का की जो मीटिंग हुई उसका पूरा फीडबैक पुतिन ने नरेंद्र मोदी को दिया है। तो नरेंद्र मोदी और पुतिन की जो दोस्ती है, और पुतिन तो अभी इस साल के एंड में भारत आने ही वाले, तो दोस्ती और प्रगाढ़ होगी, नए बिजनेस के द्वार और खुलेंगे। तो चुनौती अमेरिका के सामने, भारत के लिए कोई चुनौती नहीं है इस समय। लेकिन ये हिंदी चीनी भाई भाई पर रोज सवाल खड़े करने के साथ साथ हम ये चाइनीज चाय जो पी रहे हैं, इस पर भी तो कुछ बात होनी चाहिए। चाइनीज चाय जो अभी 2 दिन से पी रहे हैं ना, चाउमीन जो खाई जा रही है, चाइनीज चाउमीन कह ले, नहीं तो चाइनीज चाय भी बहुत तो वांग जी को भी तो काढ़ा तुलसी चाय पिलाई होगी प्रधानमंत्री ने सर। फाफड़ा खिलाया सर, फाफड़ा खिलाया होगा, लेकिन चाय पिलाई होगी। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विनोद जी, विजय जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका।